आज क्या पढ़ना था आप लोगों को? आज क्या पढ़ना था आप लोगों को? क्या था आज? मानव का कर्मकांड। सर्कुलेटरी, कल क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र में थे। पाचन तंत्र खत्म हो चुका था ना। आज कौन सा? उत्सर्जन तंत्र। कल पचाए थे भोजन को, आज निकाल देते हैं, है ना। ध्यान तो आप होली पे नहीं गया है ना अभी? चला गया? क्यों? अरे कहानी सुना देंगे, टेंशन क्यों ले रहे? आज 2 कहानी मैंने सुनाने का किया है, मैं कहानी पक्का सुनाऊंगा, परेशान मत होइए। हाँ, बच्चे आपको इंतजार करते रहते हैं कहानी सुनने के लिए हैं। नहीं, आप में ना जो कमेंट अच्छे से पढ़ते हैं, जो रिप्लाई देते हैं। देखिए थोड़ा ये है ना कि जैसे आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, ये स्वाभाविक सी बात है कि आप करिए ताकि मैं बता सकूं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं तरीके से तोड़ ताड़ के, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले। एग्ज़ाम में थोड़े आपको ये सारे डाटा ही थोड़े याद रखते हैं। जैसे एग्ज़ाम में गए आप कुछ डाटा भूल गए, तो कुछ बातें हो सकती है याद आए, है ना। कुछ बातें आपको वहाँ जाने के बाद याद आएंगे कि सर ने कहानी कहा था, या ऐसा बोला था, या ऐसा हुआ था, या ऐसा बताया था, बोर्ड में ऐसे समझाए थे, हमने कमेंट किया था, उसका जवाब ये आया था, है ना। इस टाइप से हो जाता है। तो कहानी सुनाएंगे, पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 कहानियां मैं आज सुनाऊंगा, वो आप निश्चिंत रहें, धैर्य रखें। तो क्लास स्टार्ट करें आज की। गुड आफ्टरनून सभी को, क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, ये कैसे हो गया है थोड़ा इसका। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। लेकिन मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसका ना एक बार ट्रेलर जरूर देख लीजिए। तो मानव पाचन तंत्र तो चूंकि हो चुका था, आज उत्सर्जन तंत्र भी चलते हैं और एक ट्रेलर आपको दिखाते हैं, है ना। ट्रेलर के बाद फिर पूरी मूवी दिखा देंगे, आपके समक्ष रख देंगे, ताकि आपको समझ में चीजें आ जाएं। उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन मतलब आपको निकाल देना है चीजें, है ना। जो आपने खाना खाया, जो भी आपको क्या है, क्या पूछा है प्रेक्षित, इन्होंने पूछा सर स्क्रीन दीजिए, एक बार फिर से आप बता दीजिए मुझे कि क्या पूछे, मैं समझा नहीं आपकी बात को। खैर, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम आज पढ़ेंगे। देखिए सिस्टम कई चीजों से मिल के बनता है ना। सिस्टम कई चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसको जैसे कोई सिस्टम क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जब उत्सर्जन तंत्र, तो इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे बॉडी से हमारे अपशिष्ट जो पदार्थ है वो निकलते हैं। तो बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ, है ना, कल निकाला था मैंने कुछ गुदा के थ्रू, ठीक है ना। तो वो तो एक ठोस रूप में था, लेकिन तरल रूप में भी तो निकलेगा, लिक्विड रूप में भी तो निकलेगा। तो लिक्विड रूप में हम कहां पढ़ेंगे? उत्सर्जन में पढ़ेंगे। उत्सर्जन में वो भी आएंगे, ठोस वाले भी, लिक्विड वाले भी आएंगे। अब देखिए होता क्या है कि हमने जब भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ, छोटी आंत में पूरी तरह पच गया भोजन, उसके बाद मल द्वार से निकल गया। लेकिन कुछ चीजें जैसे अमोनिया की बात करें, अब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत देखिए, एक बार तो मैं ये बता देता हूं यहां से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रेलर दिखा देंगे आपको। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। बात मैं करूं यहां पे उत्सर्जी जो अंग है हमारे 5 हैं। अब देखिए, पहला त्वचा, स्किन, यकृत यानी लीवर, आंत, इंटेस्टाइन और वृक्क, किडनी, ये मुख्य रूप से हमारे 5 उत्सर्जी अंग हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई भी काम करते हैं, आपके शरीर में ब्लड, खून मतलब दौड़ रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है? ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है। आपके पूरे बॉडी में ब्लड का काम क्या है? O2 का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन आपके ब्लड में पूरे लेके घूम रही है। वो आप खाए नहीं बोलते हैं कि खाना खाओ, ब्लड बनेगा,
ऐसा बोलते हैं ना, खाना खाता उसी के थ्रू तो आपका अवशोषण होकर ब्लड ही तो ले जाता है सब कुछ, प्रोटीन विटामिन कार्ब जो भी है मिल जाता है पूरे बॉडी को। अब बॉडी को मिल गया, आप अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आप कुछ निकाल दिए। यहां हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम खाना खाएं, कुछ चीजें जो होती है हमारी दैनिक क्रियाओं के फलस्वरूप पसीने के रूप में निकलती है। पसीना निकलता है ना, पसीना, उसमें हल्का अमोनिया जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, अमोनिया जैसे, क्योंकि जब नमकीन होते हैं, क्योंकि जब आप देखिएगा कभी आप गर्मी के टाइम में शर्ट पहने होंगे तो एकदम वाइट हो जाता है ना। तो हमारा पहला तो पसीना से निकल गया, वो निकलना जरूरी है। जैसे पृथ्वी बहुत गर्म है, हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर बना हुआ रहता है हमेशा, ब्लड जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। उसी तरह पृथ्वी का टेम्परेचर एक मतलब पृथ्वी का एक बहुत बड़ा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को टाइम टू टाइम सुरक्षित रखने का काम ज्वालामुखी करता है। अगर ज्वालामुखी ना फूटे तो फिर अचानक विस्फोट हो जाएगा। तो हमारे बॉडी से पसीने के थ्रू निकल गया उत्सर्जी अंग, एक तो ये हो गया फेफड़ा। फेफड़ा काम क्या करता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के धकेल के भगाता है। आप एक बार खींचे, क्या आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है, सब कुछ आता है। फेफड़ा शुद्धिकरण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक दिया बाहर। लीवर का काम क्या होता है, लीवर तो वैसे बहुत सारे काम करता है, लेकिन लीवर एक विशेष एंजाइम की सहायता से अमोनिया को किसमें बदलता है, यूरिया में बदलता है, और वही यूरिया यूरिन बन जाता है और फिर आपका मतलब मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। एक तो ये आंत के थ्रू आपका क्या होता है, अवशोषण होता है भोजन का, और टोटली क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। वृक्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्सर्जी अंग अगर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि यही करता है फिल्ट्रेशन का काम, छाननी जिसको बोलते हैं। इसकी इकाई यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दुनिया भर के उसमें कितने हैं, दुनिया भर के 20 लाख मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब कि किडनी का काम क्या होता है, रक्त को छानना, छन्नी का काम करता है, और इसका बहुत बड़ा काम भी होता है। तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से हम लोग को यही पढ़ना है, और इसमें कहीं कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वृक्क खराब हो जाता है, डायलिसिस समझते हैं ना, डायलिसिस जिसको बोलते हैं अपोहन, तो वो खराब होता है या इस पे चोट लग जाता है या कभी खराब हो गया तो डायलिसिस वाला प्रोसेस किया जाता है। कुछ इससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगे, है ना, उत्सर्जी अंग जो हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। अब इसी को पूरा विस्तृत रूप में आप पढ़ना है, ठीक है, इसी को क्या पढ़ना है, विस्तृत रूप में पढ़ना है। इमल्सीकरण, अच्छा इमल्सीकरण पूछ रहे थे आप, इमल्सीकरण क्या होता है। इमल्सीकरण का मतलब देखिए सिंपल मैं बता दूं एक लाइन में आपको, इमल्सीकरण का मतलब होता है किसी बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ देना, वही है इमल्सीकरण। जैसे वसा का इमल्सीकरण पढ़े थे ना, वसा का इमल्सीकरण जो पढ़े थे उसमें क्या था, बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं, यही है इमल्सीकरण। एक तरह से पाचन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। चलिए आपको ये प्रक्षित इनका था। अब आइए, मानव के उत्सर्जन मुख्य रूप से 5 है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है कि कौन से जंतु का कौन सा उत्सर्जन अंग होता है, मेन अंग कौन सा होता है। जैसे अगर मानव में बोले हम, अब ध्यानपूर्वक क्लास को सुनिए, बीच में पूछिएगा मैं बता दूंगा, अब ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। मानव मतलब जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं का एक मेन उत्सर्जी अंग होगा। जैसे मानव में बोले तो हम 5 उत्सर्जी अंग मैंने आपको बताया कि ऊपर के स्लाइड में देख लीजिए, स्किन, लंग, लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी, ये बताया था आपको 5 प्रकार के, लेकिन इसमें एक मेन होगा, हेड यही होगा, हेड बॉस किडनी होगा। अब यहाँ पे देखिए मानव में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होगा, मुख्य उत्सर्जी अंग होगा, वो कौन सा होगा, किडनी यानी वृक्क, ठीक। मछली में कौन सा होगा, क्लोम या गिल। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन सा आता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। जानते हैं आयोग कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी, उसको पता है कि ये सब पढ़ के बैठा हुआ है। आमतौर पे आयोग जो है, ठीक है, उत्सर्जी पूछना है आपको क्वेश्चन के रूप में, तो आयोग क्या पूछेगी, आयोग अब अगर हमको हिंदी का क्वेश्चन दे दिया जाए सेट करने के लिए, बायो का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हम तो ये कभी नहीं पूछेंगे कि जीव विज्ञान का पिता कौन है बताइए, ये तो सबको जानता है ना। या तो ये नहीं पूछेंगे कि मानव शरीर का रक्त दाब कैसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं, हम तो कुछ सोच के डालेंगे ना। हिंदी में पूछना तो संज्ञा के भेद पूछेंगे, या दे देंगे बताओ भाई ये मूंछ कौन सा संज्ञा का प्रकार में आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। और आजकल के आयोग जो है बहुत तेज है, थोड़ा शार्प माइंडेड है, तो आपको भी उतना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन जीव आते हैं, कीट आते हैं, मकड़ी आते हैं, तितली आते हैं, कॉकरोच। कॉकरोच ध्यान दीजिएगा, कॉकरोच समझते हैं ना, अरे हाँ, घर में आपका बहुत सारा कॉकरोच, छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होता है कॉकरोच, उसमें ब्लड जो होता है ना वाइट होता है, रेड नहीं होता है कॉकरोच में,
मार के मारना नहीं है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि उससे क्या मतलब है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, सुने हैं ना, तो आदमी का ब्लड लाल नहीं होगा, ऐसा थोड़े है। काकरोच, मच्छर, बिच्छू, ये सब होते हैं आर्थ्रोपोडा में। इनका जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो मैलपिगी नलिकाएं। आर्थ्रोपोडा में कौन सा है, तो मैलपिगी नलिकाएं। इसमें आते हैं मुख्य रूप से कीट, मकड़ी, तितली, कॉकरोच, मच्छर, बिच्छू, ये हो गए। केंचुआ और जोंक में वृक्कक, ये वृक्क नहीं है, वृक्कक ये बोलेंगे, ठीक। जोंक जो मतलब जमीन के भीतर होता है, जोंक। अरे पानी में, हाँ, जमीन के भीतर होता है, पानी में भी होता है जोंक। जोंक कई प्रकार के होते हैं, जंगल में भी जोंक मिलेंगे, तो जोंकों के कई पकड़ लेता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उनको खींचेगा तो एकदम लंबे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, वेरी गुड। अमीबा, अमीबा में होगा आपका शरीर की त्वचा और रिक्तिका, ये है उत्सर्जी प्रमुख अंग इनके, तो ये आपको याद रख लेने हैं। आर्थ्रोपोडा में मैलपिगी नलिकाएं, केंचुआ और जोंक में वृक्कक। केंचुआ पूछा जाता है, केंचुआ को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र भी कहा जाता है, चलिए वेरी गुड। अब एक चीज ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, देखिए इधर ध्यान दीजिए, उत्सर्जित तत्वों के आधार पर जंतुओं को 3 रूप में बांटा गया है, मतलब 3 प्रमुख भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, यहां पे को है, ठीक है। यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। एक एक समझा देता हूं। अमोनोटेलिक क्या होते हैं, अमोनिया उत्सर्जन करेंगे। मनुष्य जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन डायरेक्ट नहीं करता है, वो तो यूरिन निकालता है, मतलब ठीक है ना। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव होंगे, नहीं, वो कुछ दूसरा होता है, क्या नाम है उसका, आती है वो अलग बात है, लेकिन उसमें कुछ होता है ऐसा चीज जिसकी वजह से गंध आता है, ठीक है ना। मछली, केचुआ, प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियन जीव, केकड़ा, झींगा। क्रस्टेशियन जीव में केकड़ा, झींगा, तो आपको याद रखना है मछली, केचुआ, प्रोटोजोआ और केकड़ा, झींगा, इनमें जो होता है उत्सर्जन करने वाला पदार्थ वो क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जन करते हैं हम सभी जीव जंतु, हम सभी जीव मतलब जिसमें इसमें उभयचर आएंगे। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों में रहता हो, उसको क्या बोलते हैं, उभयचर। हो गया मेढक। और स्तनधारी जीव, मानव और पशु। स्तनधारी में क्या होगा, मानव और पशु, ठीक है। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक अम्ल उत्सर्जी, मतलब जो इसमें उत्सर्जन किसका होगा, यूरिक अम्ल का। इसमें पकड़ेंगे सरीसृप मतलब जमीन पर पकड़ के चलते हैं जमीन को, कीट, पतंग आदि। केचुआ मुख्य रूप से देखिए, अगर देखा जाए तो अमोनोटेलिक का मतलब क्या हुआ, ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है, परंतु जब इसको पर्याप्त जल नहीं मिलता है तो ये यूरियोटेलिक हो जाता है। यूरियोटेलिक कहने का मतलब, यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। यूरियोटेलिक। उत्सर्जन में त्वचा की भूमिका। अब देखिए, मानव त्वचा में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है ना। मानव त्वचा में तैलीय ग्रंथि 2 प्रकार के द्रवों को स्रावित करती है। अब त्वचा है आपका। अब एक बात बताइए, आपका सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है पूरे बॉडी का, मानव शरीर का? माइंड नहीं, दिमाग तो सो जाता है, सोने के बाद चुपचाप सोए रहता है। हार्ट लगातार 24 घंटा काम करते रहता है। अगर मैं पूछूं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा है, लीवर सबसे बड़ा, त्वचा सबसे बड़ा है, ठीक है। त्वचा ही त्वचा है आपके पास, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, अंग है, त्वचांगनी है कैसे बोलते हैं, त्वचांगनी है। मानव त्वचा में तैलीय ग्रंथि 2 प्रकार के द्रव को स्रावित करती है। पहला द्रव है पसीने की ग्रंथि। कौन सी है, पसीने की ग्रंथि द्वारा ये पसीना स्रावित करती है। और दूसरा जो है सीबेसियस ग्रंथि, इसके द्वारा सीबम या तैलीय द्रव का उत्सर्जन किया जाता है। तो पसीना का बहुत बड़ा रोल है। पसीने में क्या होता है, देखिए सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं, NaCl को, यानी खाने वाला नमक, लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज,
एमिनो अम्ल आदि पाए जाते हैं इसमें, किसमें? पसीने में। ठीक है, प्रतिदिन पसीना कितना निस्रावित होता है? तो 0 से लेकर 14 लीटर तक जितना आप निकालिए। 0 लीटर, अब आप दिन भर सोए रहिए, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपका पसीना बिल्कुल नहीं निकले। और दिन भर अगर आप कहीं जिम ज्वाइन करके दिन भर भाग ही रहे हैं और कोई भगाने वाला ट्रेनर मिल गया है, अच्छा, तो 14 क्या 16 लीटर भी निकाल दीजिएगा आप, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन वैसे आवश्यक 0 से 14 लीटर स्रावित प्रतिदिन पसीना होता है। पसीने का मुख्य काम क्या है कि अगर पसीना आपकी बॉडी से निकल रहा है लगातार, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ठीक ठाक करके रखती है, मतलब शरीर को ये ठंडा बनाए रखती है। जैसे मैं अगर बात करूं ज्वालामुखी की, अगर पृथ्वी से ज्वालामुखी नहीं निकलेगी, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी में अचानक विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी अगर हमारे ह्यूमन बॉडी से उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलेंगे तो एक दिन हम बीमार हो जाएंगे, अंदर विस्फोट हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा, है ना। आए थे हरिभजन को, आए थे IAS UPS तैयारी करने और उल्टन लगे के पास कुछ और ही हो गया। तो ये ध्यान रखना है अपने बॉडी का, हमेशा मतलब साफ सफाई रखना है। और पसीने निकलने की जो जगह है, कहाँ है? छिद्र, हर जगह छिद्र बने, पूरे बॉडी में बहुत जगह छिद्र आपका है, तो उनको साफ रखना है कि पसीना ठीक से काम कर पाए और आपका बॉडी स्वस्थ रहे। फेफड़ा, हमारे शरीर प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट तथा जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते रहते हैं। फेफड़ा का होता है रक्त का, हवा का मतलब हवा को भरना, हवा को छोड़ना। तो हम ले क्या है? ऑक्सीजन लेते तो वैसे सबे हैं, लेते तो सब है, नाइट्रोजन खींच लिए, ऑक्सीजन खींच लिए, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिए, लेकिन शुद्धिकरण अंदर होता है, बाहर में फिर बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, सब छोड़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देते हैं सब। यकृत लीवर में आते हैं, अभी वो भी पढ़ाएंगे आपको, जब श्वसन तंत्र पढ़िएगा तो उसमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसा कि मैंने कल भी बताया था लीवर के बारे में। अच्छा, जिगर किसको बोलते हैं? जिगर नहीं बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं या यकृत को? यकृत को ही बोलता है आमतौर पे जिगर। हार्ट को नहीं कहते हैं, हार्ट को जिगर नहीं कहते हैं, आमतौर पे बोला जाता है जिगर का टुकड़ा या जिगर बोलते हैं यकृत को। वैसे बोलने वाली माताएं जो होती हैं जिगर का टुकड़ा, वो तो हृदय हुआ, उसका मतलब दिल हुआ, लेकिन वैसे ऐसा बोला गया है। चलिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पित्तवर्णक, देखिए ध्यान दीजिएगा, पित्तवर्णक बिलिरुबिन, मैंने क्या बताया था? बिलिरुबिन हमेशा खींचते रहती है यकृत। अगर यकृत रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो जॉन्डिस रोग होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हार्ट अटैक आएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती कैसे है? फैटी चीजों से। ऑयली चीज खाएंगे बहुत ज्यादा। अब देखिए, ऑयली चीज खाने से तो वैसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट संबंध नहीं है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ चीजें अंतर है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ी तो फिर हार्ट ब्लॉकेज का चांसेस जाता है। बिलीवर्डिन, स्टेरॉयड, हार्मोन आदि के अक्रियाशील उत्पादों, विटामिन और दवाओं को निष्कासित कर देता है। अब जब आप दवा लिए, उसका प्रभावहीन मतलब प्रभाव खत्म कौन करेगा? तो यकृत कुछ मिलेगा उनको। यकृत इन पदार्थों को पित्त में भेजता है, बोलता है जाओ उधर पित्त में, समझ। और पित्त क्या करेगा फिर उनको? पित्त सुधार के रखेगा। पित्त में कोई चीज सड़ेगा नहीं, याद रखिएगा। मैंने कल भी बताया था कि भोजन को सड़ने से कौन में जाता है? बाइल जूस, पित्त। यकृत इन पदार्थों को पित्त में भेजता है। लीवर में आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्ण का निर्माण होता है। बाइल पिगमेंट जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण से होता है। तो लीवर में आरबीसी जो है उसके हीमोग्लोबिन टूटते हैं छोटे छोटे, उससे आपका पित्त वर्ण का निर्माण होता है। पित्त अपने साथ बहुत सारे पदार्थों को मिश्रित कर आंत में भेजता है। लीवर विशेष एंजाइमों की सहायता से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया थोड़ा खराब चीज होता है। ठीक है, अमोनिया अगर वैसे देखें तो खराब ही है, अच्छा नहीं है, विषैला पदार्थ माना जाता है अमोनिया को। ठीक है, अब आते हैं आंत में। वैसे आंत में आप पूरा चीज पढ़ चुके हैं, बैठ से छोटा छोटा देता हूं। बड़ी आंत अनपचे भोजन यानी काइम को बाहर निकालता है ना। कल मैंने इसका पूरा प्रोसेस समझाया था आपको। हमारे शरीर में प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए होता है। इसको यूं समझिए, घर में कोई गंदगी आ गई, जैसे घर के किसी पार्ट में गंदगी है तो पानी मार मार के निकालते हैं ना, झाड़ू से लगा के, उसी तरह झाड़ू लगा के निकालता है। कहने का मतलब कि 2 से 3 लीटर अपशिष्ट पदार्थ को धो धा के निकालने का बाहर काम ये करता है। ठीक है, ये जरूरी है। अपशिष्ट पदार्थ तभी निकलेंगे जब 2-3 लीटर जल होगा, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
मानव रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत से अंग हैं, ठीक है, जो उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी जो हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यही मैंने बोला किडनी के बारे में बोला था। अब ये मेन फंक्शन आपको यहां पढ़ने हैं। वो तो हो गया, चलिए छोटी मोटी बातें थी, छोटी छोटी चीजें थी, वो आपको एग्जाम पर्पस से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं था उत्सर्जन अंग में जो जितना ये है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहां पे देखिए 4 चीजों को दिखाया गया है। पहला, एक जोड़ी सेम के आकार का वृक्क यानी किडनी। सेम देखे ना, बड़ा वाला, थोड़ा एकदम छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही होता है, इतना बड़ा बड़ा सेम, उसी के क्या होता है किडनी, उसी के आसपास मान लीजिए, है ना। एक मूत्राशय यानी यूरेथ्रा, 2 मूत्रवाहिनी यानी यूरिनरी ब्लैडर, और एक मूत्र मार्ग होगा जिसके फलस्वरूप लास्ट में वो यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आते हैं वृक्क यानी किडनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किडनी, इसके सारे पॉइंट्स को लगभग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। यह सेम के आकार का गहरा भूरा लाल रंग का होता है। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा, कैसा होगा, गहरा भूरा लाल रंग का होता है। वयस्क मानव वृक्क की लंबाई जो होगी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होगी 5-7 सेंटीमीटर, और मोटाई होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। ये बातें भी अगर याद नहीं है तो कम से कम इतना तो जरूर लिखना है आपको कि इसका वेट जो होता है 120 से लेके 170 ग्राम होता है, ठीक है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण होता है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये अंदर कर लीजिए, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण होना चाहिए, नहीं तो वृक्क का क्या होगा फिर भी। अगर झिल्ली नुमा आवरण है तो उसको एक तरह से कवर्ड करके रखती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। वृक्क के 2 भाग हैं, एक तो है वल्कुट जिसको बोलते हैं हम कार्टेक्स, और दूसरा है मेडुला यानी मध्यांश। वल्कुट जो है वो बाहरी भाग होता है, और मेडुला हो त्रिक या मध्यांश भाग होगा। ये है वृक्क। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं दिखा देता हूं, ध्यान पूर्वक देखना है। ये एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क धमनी ये वाला है, वे ये वाला, ये पार्ट। धमनी और सिरा का काम क्या होता है, पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जब पढ़िएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें धमनी का काम क्या होता है, शुद्ध रक्त को लाना, और सिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का परिवहन कौन करता है, सिरा यानी वेन, और आर्टरी क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन, ठीक है, वो तो ब्लड में पढ़िएगा। यही है वृक्क। ये देखिए सेम के आकार का लग रहा है, दोनों साइड वही है, दोनों साइड वही है, वृक्क ही है। वृक्क मैंने कितना बोला था, कितना जोड़ा बोला था, 1 जोड़ा ना, 2 जोड़ा बोला था, देखिए वृक्क क्या लिखा, 1 जोड़ा, मैंने 2 बोला था, 1 जोड़ा सेम के आकार का। अब यहां अगर देखा जाए तो एकदम सेम जैसा दिखेगा इधर इधर। ये है आपका पश्च महाशिरा, ठीक। मेडुला मध्यांश इस वाले पार्ट को बोलते हैं, पेल्विस इस वाले पार्ट को बोलते हैं, और वल्कुट ये बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक। इसका एक और फोटो मैं दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका मूत्रवाहिनी, दोनों लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, दोनों किडनी के साथ लगा हुआ है। दोनों किडनी के साथ अटैच कौन है, आपका मूत्रवाहिनी। कहने का मतलब जब किडनी में आपका अपशिष्ट पदार्थ आएगा या रक्त के साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ आएंगे तो उनको फिल्ट्रेशन करेगा वृक्क यानी किडनी, और किडनी में भी जो रहता है नेफ्रॉन, उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, वो करेगा, उसका भी फंक्शन दिखाएंगे। और वो छान छुन के जो सारा खराब पार्ट होगा वो नीचे भेजेगा, अच्छे पार्ट को अवशोषण पूरा बॉडी कर लेता है, ठीक। मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय यानी यही है ब्लैडर आपका, और फिर यहीं से आपका निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बर्तीनी, यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। वृक्क के 2 प्रमुख कार्य हैं, पहले तो ये समझिए, उत्सर्जन, और दूसरा है पराशरण नियमन, एक्सक्रिएशन। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, मेडुला छोटे छोटे शंक्वाकार है ना, भाग में विभाजित होता है। मेडुला मैंने कहाँ बताया था, ये देखिए ऊपर में कहीं होगा मेडुला, अधिवृक्क ग्रंथि, अच्छा यहाँ नहीं है। मेडुला विभाजित होता है जिसे पिरामिड्स कहते हैं, अभी आगे दिखा देंगे आपको। वल्कुट मध्यांश पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिसे बर्तीनी स्तंभ कहते हैं। एक फिगर अभी दिखाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा। और अगर इसका एक देखिएगा तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कैसे कैसे बनता है, उसका एक बहुत बड़ा जाल होता है। खैर उतना तो आपको नहीं जाना है अंदर। अब आते हैं उत्सर्जन, समझ लीजिए, और पराशरण नियमन किसको कहते हैं। वृक्क के 2 काम है, कौन कौन, उत्सर्जन और पराशरण नियमन। उत्सर्जन में क्या होता है, यूरिया आदि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना, और रक्त का शुद्धिकरण, यही है उत्सर्जन। क्या बताया मैंने, 2 चीजें बताई, यूरिया और कुछ उसके साथ उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देना, और रक्त का शुद्धिकरण। एक चीज बताइए, यूरिन का रंग पीला होता है किसके कारण,
यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा। पराशरण नियमन शरीर के लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये पराशरण नियमन। मतलब वृक्क जो है उसका जो दो काम है, उसमें एक काम ये है वृक्क का कि शरीर में लवण और जल की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। ठीक, चलिए। वृक्क रक्त में पीएच का अम्लीय और क्षारीय मान का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि वृक्क रक्त में पीएच का अम्लीय और क्षारीय नियंत्रण करता है या नहीं करता है, तो बोलिएगा यस करता है, अम्लीय और क्षारीय का नियंत्रण। वृक्काणु जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृक्क के अंदर का पार्ट ये नेफ्रॉन बहुत ही जरूरी है। जब रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स हमारे वृक्क में यानी किडनी में आती है, ठीक है, तो यहां उपस्थित सैकड़ों छन्नी जैसी आकृति होती है। चाय को लिए, चाय में अपशिष्ट पदार्थ दुनिया भर के हैं, आपको पीना क्या है, लिक्विड केवल, उसमें चाय पत्ती नहीं पीना है, उसमें चीनी में कुछ चींटी अगर पड़ गया हो तो नहीं पीना है, अदरक नहीं पीना है, इलायची का पार्ट नहीं पीना है, कॉफ़ी का अगर कोई बड़ा पार्ट है जो नहीं पिघला है तो वो नहीं पीना है। हिंदी टर्म इंग्लिश में भी बता तो रहे हैं आप लोग। अब ये पूरा इंग्लिश करना थोड़ा मेरे लिए कठिन है ना, पूरा नहीं करना, लेकिन जहां जहां वर्ड आ रहे हैं मैं वहां इंग्लिश वर्ड तो यूज कर ही रहा हूं, जैसे रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, मैं तो बता ही रहा हूं। इंग्लिश पूरा बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये फिर हिंदी फिर वो हो जाएगी ना कि फिर इंग्लिश बताऊं तो फिर हिंदी को समझ में नहीं आया, हिंदी ऐसे हो जाएगी। थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए, दिलीप कच्छप आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि मेरे वर्ड्स को सुनिए। नेफ्रॉन तो लिखा हुआ है, वृक्काणु। अब ये पूरे पार्ट्स को हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं तो ध्यान दे ही रहा हूँ। खैर, हाँ, तो क्या बोल रहे थे, छन्नी का काम। अब एक बात बताइए, सिंपली समझा देता हूं मैं। यहां पे जो लिखा हुआ है कि यहां उपस्थित, कहां, वृक्क में जो उपस्थित है सैकड़ों छन्नी जैसी आकृतियां होती है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। अब आपने जब चाय बनाई, क्या बोलते हैं उसको, पतीला या सस्पेन बोलिए, कुछ भी बोल देते हैं, जिसमें चाय बनाई आपने, उसमें बहुत सारे चीज मिले हुए हैं, लेकिन उसमें लेना ह्यूमन बॉडी को एक ही चीज लेना है, चाय का लिक्विड पार्ट, ना कि चाय पत्ती ले लीजिएगा, ना कि उसमें अदरक इलायची जो भी डाला है आपने वो नहीं लेना है। उसमें छानता कौन है, छन्नी। लेकिन उस छन्नी में कभी आपने देखा है छोटे छोटे कई छिद्र जाल नुमा टाइप का बना के रहते हैं, मतलब एक पूरा वो जाली है। उसी तरह है ये नेफ्रॉन आपके ह्यूमन बॉडी में लगा हुआ, ये रक्त को पूरा छानेगा। ठीक, सैकड़ों छन्नी लगे होते हैं जिससे नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में, वृक्क कितने हैं, एक या दो, वृक्क कितने हैं, वैसे तो दो, ऐसा जोड़ा एक ही, हाँ जोड़ा एक है, तो लगभग 10 लाख प्रत्येक वृक्क में। लेकिन अगर मैं कुल की बात करूं तो 20 लाख, 20 लाख नलिकाकार संरचना, मतलब एकदम नाली 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 ऐसे नेफ्रॉन पाई जाती है। यह वृक्क की क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है यानी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यह वृक्क यानी गुर्दे, वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक है, कि निस्यंदन इकाई यानी फिल्ट्रेशन यूनिट भी है। ठीक है, वृक्क का क्या है, एक तो क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट, और इसके साथ ही साथ यह वृक्क का निस्यंदन, याद रखिएगा, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहलाता है, यानी ये फिल्टर भी करेगा। वृक्काणु रुधिर के रासायनिक संगठन को नियंत्रित करता है। ठीक है, जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मुक्त रक्त वृक्क में आता है तो यह वृक्क में छन जाता है। अब कुछ अपशिष्ट पदार्थ मुक्त रक्त जो आएगा वृक्क में वो छन जाएगा और उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिल्ट्रेशन का प्रक्रिया यहाँ एक बार ऐसा नहीं है। इधर देखिए, आप नींद मत लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए एक बार मैंने चाय छान दी, ठीक है, चाय छानने के बाद मुझे लगा कि सारा पार्ट नहीं आया है। ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ मैं चाय के एग्जांपल से। मैंने चाय को छन्नी में डाला, मुझे लगा कि चाय मैंने बनाई थी 1 गिलास, ये तो आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा कुछ और, तो एक लाते हैं उधर से चम्मच, उसको कस के दबाते हैं उसको कि और निकलो। कहने का मेरा ये मतलब है कि जब अपशिष्ट पदार्थ मुक्त रक्त वृक्क में आता है तो वृक्क में छनेगा और उपयोगी पदार्थ फिर से अवशोषण होगा
और जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ मूत्र का निर्माण करते हैं। जल में जो अपशिष्ट पदार्थ घुल जाता है और जो नहीं घुला वो फिर से अवशोषण करेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रक्रिया समझिएगा, एक तो फिल्ट्रेशन करके भगाए, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं इसमें और कुछ जा रहा है तो पुनः अवशोषण करके उसको फिर से फिल्ट्रेशन करेंगे हम, ये याद रखिएगा। जल में जो घुल गया अपशिष्ट पदार्थ वो कहाँ जाएगा? मूत्राशय में, मतलब और फिर वो यूरिन बन के निकल जाएगा बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। देखिए वृक्काणु के दो भाग हैं, वृक्कणिका यानी इसको बोलते हैं रेनल या मैलीपिगियन होगा वैसे लिखा हुआ, मैलीपिगियन कॉर्पस, मैलीपिगियन बोलते हैं उसको। वृक्क नलिका दूसरा है रेनल ट्यूबल्स। अब देखिए वृक्काणु किसे कहते हैं? वृक्काणु किसे कहते हैं? वृक्काणु किसे कहते हैं? बताइए जरा आप लोग, वृक्काणु किसे कहते हैं? अभी आप हिंदी वर्ड दिया, मैं फंस गया। आप वृक्काणु किसे कहेंगे? अब बताइए, इतने देर से क्या सुन रहे थे आप लोग? वृक्काणु किसे कहते हैं? ये लोग भी नहीं सुन रहे। वृक्काणु किसे कहा जाता है? क्या ये वृक्क है? हाँ गुड, जिनका भी ये जवाब आया, दिलीप कच्छप, गीतू मिश्रा, बहुत ही बढ़िया। अरे वृक्काणु तो उसी को बोलते हैं ना, नेफ्रॉन को। मैंने हिंदी क्या लिख दिया, आप गड़बड़ हो गए। अभी ब्लड में चलिए, ब्लड में कई हिंदी वाले वर्ड मिलेंगे। तो मैं क्या बोला, मैं हमेशा बोला कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला मैंने क्या बताया था, वृक्कणिका, जिसको क्या बोलते हैं? मैलपिगियन कार्पोसल। और दूसरा मैंने क्या बताया था? वृक्क नलिका यानी रेनल ट्यूबल्स। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है आपका, यही है मूत्रवाहिनी। ये तो दिख रहा है इनको, छोटी छोटी नलिकाएं। चलिए ये देखिए, ये है कैल्विस, वृक्क धमनी ये वाला चीज है, यहाँ पे वृक्क शिरा ये वाला चीज है, ये पीला वाला। इसमें एक आता है वल्कुट, ऊपर के पार्ट को, ये वृक्क का आवरण है, ऊपर का पार्ट ढका हुआ। और ये अंदर का पार्ट जो ये वाला होता है उसको बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं? वल्कुट। और एक और होता है, ये जाली जैसा ऐसे थोड़ा थोड़ा बनता है, इसको हम बोलते हैं बर्तीनी का स्तंभ। अभी आगे देखिएगा, बर्तीनी का स्तंभ। थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जूम पे इनको शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा होगा सर, लेकिन अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे फट जाते हैं ना फिगर। खैर कोई नहीं, चलिए अब देखिए यहाँ पे वृक्कणिका या मैलपिगियन कार्पसल, इसके भी दो पार्ट होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका गुच्छ जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी ग्लोमेरुलस को एकदम इस तरह से बना के, ग्लोमेरुलस मान लीजिए अगर ऐसा है तो इस तरह से ऐसे बना देगा, इस तरह से बना के कौन रखता है? बोमेन संपुट। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी कैंडिडेट इनको इस वीडियो को देख रहे हो, टफ लगना न लगना ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बार मानते हैं चीज़ों को, टफ हो जाएगा, नहीं मानते हैं आसान रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनको हिंदी वाले वर्ड एकदम अटपटे लगेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी के हैं लेकिन वो प्योर हिंदी नहीं है, उनको भी हिंदी वाले वर्ड अटपटे लगेंगे। इंग्लिश तो लगेगा ही लगेगा, इंग्लिश तो पचना ही नहीं है। और कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश हिंदी दोनों है तो थोड़ा थोड़ा वो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड यहाँ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पहली बार आप सुन रहे हैं, याद जरूर कर लेने हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ भाई आप इंग्लिश मीडियम के हो या आप हिंदी मीडियम के हो, मैं आपके अकॉर्डिंग वर्ड्स को रख दूं। वहां अपने आप से रखे जाते हैं। मैं आपको क्या कर रहा हूं, टफ से टफ सिचुएशंस दिखा रहा हूं ताकि आपका निर्माण ऐसा हो कि कल के डेट में आपको बायो में जो वर्ड्स हो या फिर डाटा उससे दिक्कत नहीं हो आपको। तो आपकी भलाई के लिए भाई बता रहा हूं, है ना। चलिए हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ग्लोमेरुलस कुछ ऐसे इस तरह से जाल जैसा रहेगा और उसको एकदम ढकनी जैसा ऐसे बना कर रखेगा, ऐसे उसी में जाली जैसा बना के कौन रखता है? बोमेन संपुट। मैं इसका पूरा फंक्शन तो नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अंदर का चीज फिर हो जाएगा। कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, अब इसको देखिएगा क्या है ये। ग्लोमेरुलस में नलिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? नलिकाओं का जाल होगा और यह अभिवाही और अपवाही धमनिका से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे दो चीज आता है,
कि ठीक है ग्लोमेरुलस जो होगा वो नलिकाओं का जाल होता है, लेकिन ये बना किससे होगा? तो अभिवाही और अपवाही धमनिका। अब अभिवाही धमनिका किसको बोलते हैं और अपवाही धमनिका किसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए। पार हो रहा है ऊपर ऊपर? दर्द हो रहा है? पढ़ने में होता है दर्द। देखिए जो मेहनत करते हैं, सही सी बात है, जो मेहनत करेंगे, दिन रात कठिन परिश्रम करेंगे, उनके 208 हड्डी दर्द देते हैं, ये मैं आपको सही से बता देता हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, देने दीजिए। या अभी कहानी सुनाएंगे, सब दर्द ठीक भाग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यह कोशिका गुच्छ, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, में रक्त को ले जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट काम पूछ देगा अंदर से घुस के क्वेश्चन कि बताइए कोशिका गुच्छ में रक्त को ले जाने का काम कौन करता है, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? जो निकलना है बाहर, यूरिन निकलना है बाहर ना, तो पहले फिल्ट्रेशन होगा ना। ये अंदर का पार्ट है, मतलब ये एकदम कहा जाए कि ये फिर जैसे अभिवाही का मतलब क्या होता है? अभिवाही का मतलब ले जाना, अंदर आने वाली और अपवाही बाहर ले जाने वाली। वेरी गुड। अभिवाही मतलब अंदर ले जाने वाली। तो यह कोशिका गुच्छ में रक्त को ले जाता है, और इसको समझिए अपवाही धमनिका, इफरेंट आर्टेरियोल, या कोशिका गुच्छ से रक्त को एकत्रित करके ले जाती है। एक जो है वो कोशिका गुच्छ तक रक्त को लाती है, और ये क्या करती है? कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस से रक्त को एकत्रित करके ले जाती है। बोमेन संपुट समझ लीजिए, यह 2 लेयर की छोटी आकार की संरचना है जो चपटी सेल के द्वारा लेयर्ड होती है। ठीक है, बोमेन संपुट। अभी मैंने आपको एक चीज बताया भी था, कहाँ गया? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट का काम है ग्लोमेरुलस को ऐसे इस तरह से, मतलब बास्केट जैसा ढक के ऐसे, उसी में फिर ग्लोमेरुलस ऐसे ऐसे करके निकलता है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे जाल बनाते हुए। और ये बहुत अंदर प्रोसेस है इसका, अगर देखेंगे तो बहुत इंटरनल प्रोसेस हो जाएगा। वृक्क नलिकाएं देखिए, दूसरा पार्ट। वृक्क नलिकाएं के मुख्यतः 3 पार्ट, वृक्क नलिकाओं के 3 पार्ट। पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा हेनले का लूप, और तीसरा दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये अगर पढ़िएगा तो ये और भी बहुत है, लेकिन अगर आपसे ये कभी पूछ दिया जाए कि हेनले का लूप कहाँ मिलता है, तो क्या बोलेंगे? वृक्क नलिकाओं में। वृक्क नलिका कहाँ मिलता है? वृक्क में, किडनी ने नेफ्रॉन बोलिए, हाँ वृक्क बोले तो चलिए बात आ गया, वहां तक तो पहुंच ही गए आप। वृक्क के अंदर पूछेगा तो इंटरनल बात। अब आता है मूत्रन, है ना। ध्यान दीजिए, जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया होगा वहां पे, यूरिना नहीं होगा, यूरिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, जल में जो भी घुले अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यूरिया का निर्माण करते हैं। वृक्क से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ यूरिया मूत्राशय में आता है। ठीक है, अंत में तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, जब भी कोई आपको काम करना होगा, ये तंत्रिका तंत्र ही कहता है कि चलो भाई अभी कुछ देर बाद आपके तंत्रिका तंत्र संवेदी होंगे, अभी असंवेदी है, अभी नहीं सुनेंगे बात। अभी एक ही बात कि सामने सर खड़े हैं, अगर उल्टे पुल्टे सोचोगे तो कुछ सुना देंगे, यदि उल्टे पुल्टे सोचोगे, पढ़ा रहे हैं, पूछेंगे नहीं बताएंगे तो बेइज्जती होगी। ये आपके तंत्रिका तंत्र ने पहले ही आपको कह रखा है, लेकिन बीच में तंत्रिका तंत्र कहेगा कि सर को बोलो कहानी सुनाने के लिए, ये यहां से बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र ही आपको कहती है, तो तंत्रिका तंत्र ही कहेगा कि चलो भाई यूरिन निकाल दो तुम। ब्लैडर में जो भरा हुआ है, मूत्राशय में जो यूरिन है, उसको चलो निकालो, लेट हो रहा है अब, है ना। ये कौन बोलता है? आपका तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, अपने से नहीं निकलेगा, अपने से नहीं आएगा। ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर मूत्र रंध्र द्वारा यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिन उत्सर्जन की यह क्रिया मूत्रण कहलाती है। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिन उत्सर्जित करता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि कितना करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें होता क्या है। तो यूरिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है, ये याद रखिएगा डाटा। यूरिन में क्या होगा? 25 से 30 ग्राम किसका उत्सर्जन होगा? यूरिया का। ठीक है, इसका पीएच मान होगा 6। पीएच मान 6 यानी होगा अम्लीय, क्षारीय नहीं होगा। ठीक है, चलिए यूरिन का संघटक क्या क्या इसमें होता है। यूरिन में देखिए, आपके ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो किसकी है? जल की। तो जल 95% जो यूरिया आपने उत्सर्जित किया है उसमें 95% जल होंगे, 2% यूरिया होगा। प्रोटीन, वसा और शर्करा
3% होंगे और यूरिक अम्ल 0.05%। ये मुख्य रूप से मैंने 4-5 बता दिए, ठीक है। कभी कभी देखिएगा कि ब्लड में जिसकी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसको ये मतलब जो यूरिन निकालेंगे उसमें भी शर्करा दिखने लगती है और वहां चींटियां लगने लगती हैं। कभी आपने देखा होगा, जो लोग कोमा में करते हैं वो यूरिन पास आउट करते होंगे यक्षिक क्रिया। तब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप कच्छप, वाह क्या बात है। अब एक सवाल ये आता है, देखिए बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, कोमा का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। बेसुध। ये आपका काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप कोमा में हैं तो ये सब क्रियाएं आपकी बंद हो गई हैं, अपने आप से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि बाकी चीजें तो होंगी, ब्लड वगैरह चलेगा। तो वहां पे अब कहिएगा एक सवाल आपसे मेरा पहले ये है, एक सवाल मेरा पहले आपसे ये है कि ठीक है, ये तो मूत्रन बनती है तब जब आप पानी पिएंगे, यूरिया का उत्सर्जन तभी होगा। एक चीज बताइए आप, बहुत प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूं। अचेत अवस्था ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली मैं समझाता हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं, है ना। कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो लगातार 9 दिन उपवास करता है, निर्जल, कोई जल नहीं लेगा, कोई फल नहीं लेगा, तो मैं उसकी बात बता दे रहा हूं, वो यूरिया का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करेगा। जाएगी नहीं तो आएगी कहां से? पहला चीज एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा दिलीप कच्छप, आप ही के सवाल का मैं जवाब देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन चूंकि रखा है तो थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन बढ़िया से कर देता हूं। और कोई एक व्यक्ति है जो दिन में धड़ाधड़ पानी बोतल पे बोतल पिए जा रहा है, बोतल मतलब पानी का बोतल, दूसरा वे में मत ले लीजिएगा आप लोग, नहीं तो धड़ाधड़ पानी का बोतल पीते जा रहा है। मतलब अगर मैं यूं बोलूं तो बिस्लरी का कम से कम 10-20 बोतल गटक लिया, उसको गटकना बोलते हैं। 10 लीटर पानी वैसे तो पिएंगे नहीं आप, लेकिन कोई होता है कि पी लेता है। देखिएगा कि हर 10, 15, 20 मिनट पर वो बाथरूम दौड़ रहा होगा। बीमारी नहीं होती है वो। आप भी अपने लाइफ में जितने पानी पीते हैं, कभी ऐसा इसके विशेष दिन एक रखिए प्रोविजन कि आज जितना पानी पीता हूं उससे 30% ज़्यादा पानी पीऊंगा, देखिएगा कि आपका यूरिन का उत्सर्जन बढ़ गया। तो जो व्यक्ति कोमा में होता है उसका तो पहले तो ये वाला काम नहीं करेगा। अब रहा सवाल कि उसको भोजन, क्योंकि वो कोमा में है, ना तो वो बोलेगा, ना सुनेगा, ना देखेगा, वो पूरा चेत अवस्था में है, तो वो करेगा क्या? उसको भोजन कहाँ से मिलती है? उसको एक स्लाइन चढ़ते रहती है और उसके लिए फिर यूरिन निकालने का भी एक पाइप लगा दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि निकलेगा तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये वाला चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि जल 95%, यूरिया 2% निकलता है। ये फिर 1.3 प्रोटीन, वसा और शर्करा वगैरह वगैरह। चलिए, इसके अतिरिक्त क्या निकलता है? इसके अतिरिक्त भी तो है, तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि तथा अल्प मात्रा में अमोनिया। मैंने क्या कहा? अल्प मात्रा में अमोनिया। जैसे कभी कभी देखिएगा क्या होगा कि बाथरूम गया, पानी नहीं डाले, यूरिन निकालने के बाद पानी नहीं डाले तो कुछ देर बाद दुर्गंध देने लगेगा, है ना। कुछ देर बाद क्या होता है? कुछ देर मैं बोलूँ कि 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दुर्गंध देने लगेगा। अमोनिया का अल्प मात्रा होता है इसलिए देता है। सीसा, आयोडीन वगैरह वगैरह ये सारे यूरिन के माध्यम से निकलते हैं। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया तथा मधुमेह की उपस्थिति डायबिटीज मेलिटिस के लक्षण है। अब देखिए, मूत्र में अगर ग्लूकोज की उपस्थिति उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोसूरिया। और अगर मधुमेह की उपस्थिति है तो डायबिटीज मेटिलस ये कहा जाता है। मैंने भी तुरंत बताया था कि अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? रक्त में अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाए डायबिटीज होगा। तो डायबिटीज होगा, मधुमेह वाला जो कह तो रहा है, मैंने अभी तो कहा कि कभी कभी यूरिन जब निकलता है डायबिटीज वाले पेशेंट का तो देखिएगा कि वहां चींटियां लग जाती हैं उस स्थान पे, लगती है ना, क्योंकि वो निकलता है उसका थोड़ा, वो अलग बात है। अब आते हैं डायलिसिस। अब मान लीजिए किसी को चोट लग गया, बहुत ज्यादा चोट लग गया, वृक्क पे ही चोट लग गया, या कभी कभी आप गिर गए एक्सीडेंटल, है ना, तब क्या होगा? कभी कभी क्या होता है? संक्रमण भी हो गया इसमें। संक्रमण या चोट के कारण वृक्क काम करना तब बंद कर देगा। फलस्वरूप डायलिसिस को बोलते हैं अपोहन। ये भी याद रखिएगा, डायलिसिस को क्या बोलते हैं? अपोहन।
रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। यूरिया नहीं निकालिएगा तो शरीर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ये निकालना है, जिसे यूरीमिया कहते हैं। अगर आपके रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूरीमिया। यह अत्यंत हानिकारक तथा वृक्कपात मतलब वृक्क की खराबी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन कराने के लिए एक फंक्शन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन। ये किया जाता है यूरिया निकालने के लिए, क्योंकि आपका ओरिजिनल जो वृक्क है, प्राकृतिक जो वृक्क है, वो तो खराब हो गया या संक्रमण हो गया चोट लगने की वजह से, है ना। हीमोडायलिसिस प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर, एक चीज ध्यान देता हूं मैं, धमनी से जब भी निकालिएगा शुद्ध रक्त निकालिएगा। धमनी शुद्ध रक्तों का प्रवहन करती है, प्रवाह, और सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त। शुद्ध और अशुद्ध मतलब ये मत समझिए कुछ खराब मिला हुआ है। शुद्ध का मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं हो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो कहलाते हैं अशुद्ध रक्त। वो सिरा गमन करती है उनको लेके। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस प्रक्रम में क्या होता है कि रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपारिन जैसी कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है। ये भी याद रखिएगा। मैं 3-4 बातें यहाँ पे भी कर देता हूँ क्लियर। मेरे ख्याल से मुझे एक बात याद आया, पता नहीं ऐसा बोला है मैंने नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, आप ही लोग बता दीजिए। कल मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था? हिपैरिन के बारे में। हिपैरिन के बारे में कुछ तो मैंने आपको बताया था। हिपैरिन के बारे में आपको क्या बताया था? मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है कुछ बताया था, आप भूल गए सब। हिपैरिन कोई चीज़ नहीं है, हिपैरिन का कोई काम नहीं है। बताइए हिपैरिन का क्या काम है? विटामिन जो रक्त का थक्का जमने वाला रुकता है। देखिए समझा देते हैं हिपैरिन। 2-3 बातें यहाँ मैं समझा देता हूँ, फटाफट ध्यान पूर्वक देखिएगा। हिपैरिन जो होता है वो रक्त के अंदर मतलब हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, रक्त का थक्का या स्कंदन जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा, रक्त का थक्का या स्कंदन जमने नहीं देता है ब्लड के अंदर। मतलब हमारे बॉडी में हिपैरिन जैसा कोई प्रोटीन है जो अंदर के ब्लड को जमने नहीं देता है, दौड़ाते रहता है, बोलता है कि जमो मत, कहीं भी जमना नहीं है तुम्हें, क्योंकि जमेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ब्लड कहीं जम जाएगा, मान लीजिए इसी पार्ट में जमेगा तो ये पूरा हाथ ही खराब हो जाएगा, फिर प्रोसेस खराब हो जाएगा आपका। ब्लड जमना नहीं चाहिए बॉडी में। लेकिन हिपैरिन में एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही ये बाहरी वायुमंडल के संपर्क में आएगा, जैसे मान लीजिए कहीं हाथ आपका गलती से कट गया, चोट लग गया या कट गया, और रक्त जैसे ही क्या बोला, ये जमने से रोकता है, मतलब जमने नहीं देता है। तो हिपैरिन वायुमंडलीय ब्लड जमने नहीं देता है, ब्लड जमने से रोकता है। ठीक है, हाँ, तो जमने नहीं देता है, हिपैरिन का काम यही होता है। लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा, ये अपना प्रभाव खत्म कर देगा, ये प्रभाव अपना खत्म कर देगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा एक बात और होता है, आपको बताते चले, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है? एक और है विटामिन के। विटामिन के का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाता है। प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? एक प्रोटीन है और ये विटामिन है, यही तो है। एक चीज और मैं बता देता हूं, प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं पट्टिकानु, प्लेटलेट्स, इन तीनों का काम क्या होता है? ब्लड को जमाना, मतलब रक्त का स्कंदन बनाना, जमाना, या रक्त का थक्का जमाना। ये काम क्या करते हैं, इनका बात बोलूं मैं विटामिन के। जैसे मान लीजिए विटामिन के या प्रोथ्रोम्बिन की बात मैं करूं, सिंपल बता देता हूं। हाँ, कोगुलेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ब्लड जमने नहीं देता है। ओके, कोगुलेशन एजेंट्स, वेरी गुड। मैं अगर बात करूं कि जैसे मान लिया जाए मेरे हाथ में यहाँ अचानक किसी चीज़ से कट गया, ब्लड निकलते रहेगा, ब्लड तब तक निकलेगा। और अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ये जमना चाहिए ना, रुक जाना चाहिए। यदि हम में विटामिन के की कमी है, हमारे बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन की कमी है, हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, तो ये रुकेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली बहते रहेगा। कितना भी देर दबाइए, 10 मिनट दबाए, 1 मिनट सुनिएगा, अगर 1 मिनट दबाए छोड़ दिए तो रुक जाता है। अब ऐसा नहीं कि टांगी से काट लेना है,
या कुल्हाड़ी से जो बोले या फिर तलवार से, ऐसा करके देखना है, प्रयोग नहीं करना है। मैं बस बता रहा हूँ, वो समझना है। कभी आप गिर गए, चोट लग गया, कट गया, आप अगर पकड़ लिए, छोटी घाव है, छोटी चोट है, पकड़ लिए, 1-2 मिनट पकड़े, छोड़ दीजिएगा, फिर वो अपने आप ठीक हो गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ये चीज कम रहेगा, यानी विटामिन के की कमी है, तो वो कितना भी देर रोकिए, 10 मिनट रोकिए, 11वें मिनट में खोलिएगा, फिर वो चालू हो जाएगा। समझ में आया? फिर एक एग्जांपल लेता हूं। जब डॉक्टर सिरिंज लगाते हैं यहाँ पे ब्लड निकालने के लिए, तो देखे होंगे एक रुई छोटा सा देते हैं, उस रुई को बोलते हैं कि दबाओ। कितनी देर दबाने के लिए बोलते हैं? 1 मिनट। 1 से 2 मिनट दबाए रखिए, छोड़ दीजिएगा। छोड़ दिए, ब्लड आता है? नहीं। ये विटामिन के हमारे बॉडी में होता है, इसलिए ये रक्त का थक्का जमाता है बाहर, बॉडी के बाहर। ये कहां जमने से रोकेगा? अंदर जमने से रोक देगा, अंदर जमने नहीं देगा, बोलेगा चलते रहो। कौन? हिपैरिन। तो ये 3-4 बातें याद रखेगा। प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करना, और दूसरा काम होता है प्लेटलेट्स का कि हमारे बॉडी को पूरा संक्रमण से बचाए रखता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं किडनी स्टोन की बात करते हैं। किडनी स्टोन कई लोगों को हो जाता है। क्यों होता है किडनी स्टोन? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये किडनी में पथरी बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। मूत्राशय शोथ या सिस्टाइटिस बोलते हैं, सिस्टाइटिस। सलीवा लगाने से रुक जाता है। हीमोफीलिया डिजीज। अच्छा, चलिए, रोगी के मूत्राशय में असहनीय पीड़ा, मूत्र बार बार आना, शरीर में अकड़न। कभी कभी देखिएगा कि मतलब आप जब यूरिन त्यागते हैं तो बहुत दर्द देता है, वो यही रोग होता है। कौन? मूत्राशय शोथ या सिस्टाइटिस रोग जो रोगी होगा उसी को ये वैसा होता है। इसका कारण है ई कोलाई जीवाणु का संक्रमण, बैक्टीरिया का संक्रमण। ई कोलाई जो बैक्टीरिया उसका संक्रमण होगा तभी ये होता है। अब आते हैं नेफ्रेटिस। नेफ्रेटिस में ध्यान दीजिएगा, रोगी की कमर में पीड़ा होगा। नेफ्रेटिस रोग में क्या होगा? कमर में पीड़ा होगा। अब ये मत दिमाग लगाने लगे सर हम लोग का तो हमेशा दर्द देता है। आपका बैठने की वजह से दर्द देता है, यहाँ लगाना नहीं है दिमाग। वृक्क में पीड़ा, दर्द के साथ यूरिन का आना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, और इसका कारण क्या है? जीवाणु का संक्रमण। पेनिसिलिन का जो प्रयोग है इसमें लाभकारी होता है। बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए। क्या? अलेक्जेंडर सिकंदर? अच्छा, फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। चेचे के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन क्या था पेनिसिलिन की खोज? फ्लेमिंग। तो इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रेटिस। इसको क्या बोलेंगे हम? नेफ्रेटिस। और एक लास्ट बचता है आपका गठिया रोग। देखिए, गठिया रोग को क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, गठिया रोग। रक्त में प्रवाहित यूरिक अम्ल जब जोड़ों में सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में जमा हो जाता है, जोड़ों में जम जाएगा। जोड़, जहां जहां जोड़ होगा, आमतौर पे देखिएगा पैर वाला, हाथ वाला, है ना। गठिया रोग किसको बोलते हैं? पैर में आमतौर पे यहाँ पे जोड़ जहां पे होता है ना। अच्छा, ये जो हमारे हड्डी होते हैं यहाँ पे पैर में, जंघा और ये थाई, ये इसके बीच में, मतलब यहाँ पे इस वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? नी कैप। हाँ, वेरी गुड, नी कैप, या उसी को पटेला वगैरह भी बोलते हैं। चलिए, गठिया रोग या अर्थराइटिस क्या होता है? रक्त में प्रवाहित यूरिक अम्ल जब जोड़ों में सोडियम, उसी में, हाँ उसी को तो बोल रहे हैं। रक्त में प्रवाहित यूरिक अम्ल जब जोड़ों में सोडियम यूटेट क्रिस्टलों के रूप में जब जमा होगा तब उसको जोड़ों में दर्द होगा और गठिया रोग हो जाता है। और इस तरह आपका लगभग मेरे ख्याल से खत्म हो गया। ये आपका लास्ट पेज खत्म हो गया। तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से ये बातें पढ़नी थी आपको, तो ये याद रखिएगा। आईब्रो खराब हो गया? अच्छा, इल्बो कह रहे हैं, सॉरी, इल्बो। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी गुड स्टोरी। देखिए अब इनका तुरंत तंत्रिका तंत्र कहाँ चला गया स्टोरी पे। सुनाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। हाँ, पूछ। क्यों शर्मा रहे हैं? पूछ लीजिए ना। हाँ? रनिंग करने के बाद मतलब बैट्समैन से रनिंग करते करते बॉडी पूरा ऐसी गर्म रहता है, उसके समय यूरिन के थ्रू अगर ब्लड आ जाए तो उसको इन फ्यूचर को प्रॉब्लम होता है। हाँ, आपको कोई ना कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपको कुछ प्रॉब्लम है, दिखा लीजिए डॉक्टर को, जिसको भी मतलब है वो प्रॉब्लम में, ऐसा नहीं होता है।
नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। यूरिन के साथ ब्लड आने का मतलब है कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है। कुछ भी कर लीजिए आप बॉडी के साथ, ये नहीं आएगा, आएगा नहीं। यानी आपके बॉडी में कुछ किस टाइप का प्रॉब्लम करे, मतलब इन फ्यूचर यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा, वंशानुगत नहीं है ये, यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो वंशानुगत हम देखें तो वंश को प्रॉब्लम होता है, मतलब फ्यूचर मतलब आने वाले वंश को हो सकता है, ये वंशानुगत। आएगा ही नहीं उसका, वो अगर वो हुआ तो आएगा ही नहीं। कोई बात ना, अच्छा। बच्चा को दे दो। कोई बात नहीं, गोद ले लेना, टेंशन नहीं लेना है। आज तो चल रहा हूँ। चलिए अब स्टोरी सुनेंगे, सुनाए या फिर क्लास में चलें? रक्त परिसंचरण तंत्र क्लास में चलें? चलिए, कहानी नहीं सुनने इनको। तो सुना दे सर, आप वादा किए थे। अच्छा, वादा किए थे, वादा टूटना नहीं चाहिए, है ना? चलिए सुन लीजिए कहानी, वादा नहीं टूटना चाहिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्टार्ट करता हूँ कहानी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आज मैं बताता हूँ कि अनुभव क्या चीज़, सुनिए, हला नहीं कीजिए। आज कहानी सुनिए, अनुभव क्या चीज़ होती है। अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। अगर आप कहीं भी चले जाइए, है ना, बिल्कुल मैं सुना रहा हूँ, 2 स्टोरी का वादा किया था मैंने, वो सुनाऊंगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। सुना रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, वादा नहीं तोड़ते हम, कभी किसी का वादा नहीं तोड़े आज तक, आपका भी नहीं तोड़ेंगे, ज़रूर सुना देंगे। सुनिए कहानी ध्यानपूर्वक। देखिए, लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हों या कोई और, है ना, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर बोले घर की ऊपर की छत, घर की ऊपरी छत कितनी भी चमकदार, कितनी भी सुंदर है, टिकी तो पिलर पे ही होती है। यानी नींव बोलिए या पिलर बोल दीजिए आप, नींव तो नीचे ही होता है, नींव या पिलर बोलिए आप, मैं दोनों मानता हूँ एक ही चीज़। पिलर तो ऊपर हो गया, तो पिलर मानिए या नींव मानिए, अलग बात है। तो मैं आज उसी से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक बार की बात है, 2 प्रेमी प्रेमिका थे और दोनों में बहुत घनिष्ठ प्यार था, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, है ना। तो चाहत इतनी बढ़ गई कि दोनों के घर वाले बात करने लगे शादी कराने को। लड़का को बुलाया गया, प्रेयसी जो है यानी प्रेमिका जो है प्रेमी के घर वालों को बुलाती है। पहले तो लड़का को बुलाया जाता है, घर वालों से मिलके फिर लड़का को बुलाया जाता है। लड़का आता है, ससुर जी से मिलता है, मतलब लड़की के फादर होने वाले अपने ससुर से मिलता है। तो वो ये कहते हैं कि शादी तो करेंगे, लेकिन एक विशेष शर्त है। लड़का बोला ठीक है, मैं इसके लिए तो कोई भी शर्त मान लूँगा, आसमान तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा, है ना। अच्छा, होता है ऐसा। लड़की बहुत खुश होती है, लड़का भी खुश होता है कि चलो भाई शादी के लिए राजी हो गए हैं। अब बात बढ़ती है आगे, पूछा जाता है, लड़का पूछता कि शर्त क्या है, तो कहता कि ठीक है, शादी का डेट नियत मैं मतलब नियत डेट पे ही करूँगा। उस डेट को, उस शादी में, यानी तुम जो बारात लेके आओगे उसमें कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। अब लड़का सोचता है कि प्रियतमा के बिना तो जी नहीं सकते, बूढ़े का क्या ज़रूरत है, मत लाओ। ये सोच के कहता है कि डन, ससुर जी डन। बारात का जो नियत, जो डेट रखा गया था, उस डेट पे सारे तैयारी करते हैं। तो तैयारी करते करते बुजुर्गों को मना किया जाता है कि आप नहीं जाओगे। लड़के पक्ष मना करते हैं, खासकर लड़का मना करता है, लेकिन उसमें एक जो व्यक्ति था बूढ़ा, वो नहीं मानता है। नाना कहता कि जाएंगे ही हम, नाना तो जाएंगे। और नाना बड़ी इस मामले में जिद्दी होते हैं, बोलते हैं कि देखो, बेटी को तो हम डेली मिलने आते नहीं हैं, बेटी के तुम बेटा हो, और इस मामले में हम तुमको छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे बेटे के जो बेटे हैं वो आँख के सामने हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तो चलेंगे। अब वो बड़ा जिद्दी हो जाते हैं, मनाते हैं, ये लोग मानते नहीं। तो अब वो लड़का सोचता है कि तब तो मेरी शादी हो गई, क्योंकि शर्त यही है कि कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। सुना दी थी ये, तो कहाँ सुन लिया, मैंने तो नहीं सुनाई है ये सुनाई थी, बिल्कुल नहीं सुनाई है, कहाँ सुन लिया इन्होंने। अब सुनिए, ध्यान सुन लिया, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो नाना को बोला जाता है कि ऐसा करते हैं कि इनको बांध बुन के पोटली में बंद करो, पोटली में बंद करके जो उनके साथ सामान आते हैं और गाड़ी में छुपा के रख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं ये लोग। जब बारात पहुंचती है, धूमधाम से
अब तो लड़के वाले थोड़े से शंका में कि नाना कहीं निकल ना जाए, है ना। लड़की पक्ष जो उसके फादर थे वो निकले, बोले कि ठीक है दामाद जी बारात तो ले आए, लेकिन अब एक शर्त यही रहेगा शादी का कि आप जो पास में जो छोटी नदी बहती है उस नदी के पूरे पानी को दूध बना दो। वो पूरा नदी का पानी जो है वो उसमें दूध दिखना चाहिए मुझे, मिल्क, केवल मिल्क ही मिल्क। अब लड़का बोलता है कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, नदी में इतनी मतलब पानी है, इतना पानी है, 1-2 लीटर 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर तक रहेगा तो चलेगा, कहीं से दूध का इंतजाम हो जाएगा, है ना। इतना नदी में पानी है भाई, कहाँ से आएगा, तो शादी नहीं होगी, जाओ शादी टूट गई। बेचारे लोग थोड़े मायूस होते हैं, पीछे लौटते हैं, लौटते लौटते एक आदमी उसमें बोलता है कि नाना को तो निकाल दो, बेचारे का जान क्यों ले रहे हो। नाना को निकाला जाता है, नाना निकलते हैं, सारे लोग मायूस थे तो पूछे कि भाई शादी दुल्हन कहाँ है, शादी वादी किया तुम लोग ऐसे लौट गया, तो सारी कहानी बताई जाती है। नाना बोले अरे यार ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, चलो वापस घुमाओ गाड़ी, सारे गाड़ी वापस घूमते हैं। जब गाड़ी वापस घूम के जब आते हैं तो बीच रास्ते में ही नाना बोलते हैं कि वहाँ जाके जो संदेश वाहक आके तुमको बताया था ऐसा बात, उससे यही कहना है कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप नदी के पानी को हटा दो, आप नदी के पानी को हटा लो, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है। उस नदी में दूध तभी तो डालेंगे जब पानी निकालोगे, नहीं तो दूध डालने का मतलब पानी दूध एक हो जाएगा। तो इस कहानी का मेन पर्पस यही है कि हमेशा लाइफ में याद रखिए कि जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं या जो अनुभवी व्यक्तित्व होते हैं या आपके लाइफ में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप जीवन में कितना भी बड़ा इंसान मतलब बड़े पद पे चले जाइए, इंसान बड़ा तो तब नहीं बनिएगा जब पद पे जाइएगा, तब नहीं बनता इंसान। इंसान अपनी सोच से, अनुभव से, इज्जत से बनते हैं। तो तब भी आपका वो अनुभव यानी जो वो बड़े व्यक्ति हैं आपके जीवन में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब एक शॉर्ट बात सिखाता हूं, आप लोगों को लग गया कि ये कहानी मैंने सुनाई थी, मैंने सुनाई नहीं थी, कहानी होगी खत्म, लेकिन एक चीज और समझा देता हूं। लेकिन इसको कोई भी केवल सुनेगा, इंटरटेनमेंट करेगा और हटा देगा, समझ में आया। मेरा मकसद है आप लोग को थोड़ा सुनिए, ध्यान दीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है तो एक और कहानी सुना दूं, जल्दी बोलिए फटाफट। कहानी नहीं है, मतलब वो एक ऐसे ही है, चुटकुला टाइप का ही है, मजेदार चीजें पर। अब क्लास की बात ले लेना, अंतिम समय खाने में नमक का, ठीक है। सुनिए फटाफट, जल्दी सुनिएगा, फटाफट सुनिएगा ताकि मैं क्लास पे चलूं। क्लास पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? अब ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद चलते हैं हम बायो पे। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? या आप यही बोलिएगा ना कि पृथ्वी के अंदर मेंटल में जो है लावा मतलब मैग्मा चेंबर है, उस मैग्मा चेंबर में ये है, क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ, मैग्मा बोलते हैं उसको। तरल पदार्थ, पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ को मैग्मा बोलते हैं। और वही मैग्मा जब बाहर निकलती है और वो फूटती है तो वही रूप ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखी एक्चुअली ये नहीं है, अरे अपना ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी एक्चुअली ये नहीं है। लेकिन मैं तभी ये ज्वालामुखी बताऊंगा जब कोई बुरा ना मानेगा। मेरा काम है केवल आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें या जगाना, बुरा कोई नहीं मानेंगे फिर, हैं? हाँ, बुरा सॉफ्टवेयर डिलीट कर लीजिएगा तभी सुनाऊंगा मैं। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए, ठीक है। 2 विपरीत लिंगों में जब अट्रैक्शन होता है, जब देखिएगा जैसे सूर्य और चंद्रमा है, इनको दोनों अलग अलग मान लीजिए, एक बहुत ठंडा एक बहुत गर्म है, दोनों में अट्रैक्शन होता है तभी तो ज्वार भाटा आता है। अट्रैक्शन नहीं होगा ज्वार भाटा नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो 2 विपरीत चीज़ों में अट्रैक्शन होता है। जैसे माँ को बेटा से बहुत प्यार रहेगा, बेटी से नहीं रहेगा, बेटी को हमेशा डांटते रहेगी, और बेटी को पापा से बहुत लगाव रहेगा। तो 2 जो मेल फीमेल हैं, यानी एक लड़का एक सुंदर लड़की को देखा और सुंदर लड़की लड़का को देखा, दोनों में अट्रैक्शन हुआ तो दोनों में हुआ प्यार, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं, इसको मैं भूल गया, अब आप लोग के हंसी के चक्कर में ना मेरा दिमाग उधर गया। इसको बोलते हैं ये सूरजमुखी, चंद्रमुखी, सॉरी, हाँ याद आया, चंद्रमुखी। चलिए याद आ गया मुझे। तो जब दोनों
का अट्रैक्शन होगा, दोनों में जो बहुत प्यार बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं चंद्रमुखी। अब लड़का लड़की को बोलेगा तुम तो चंद्रमुखी हो, ये हो वो हो, लड़का भी बोलेगा तुमको, लड़की भी बोलेगी लड़का को, चंद्रमुखी। जब दोनों के बीच शादी का बात आएगा, शादी का सेटिंग हो गया, शादी होने वाली हो, या यूं मान ले एंगेजमेंट हो गई दोनों की, उन्हीं दोनों की, तो वो बन जाएगी लड़की सूरजमुखी। पहले वो लड़की क्या थी? चंद्रमुखी। अब वो बन जाएगी सूरजमुखी। और जब यही शादी हो जाए, 1 महीना बीत जाए, तो यही ज्वालामुखी फूट जाती है। यही है ज्वालामुखी, और कुछ नहीं है। चलिए अब क्लास पे आते हैं। खैर आप लोग बस बुरा मत मानिएगा। आइए आप परिसंचरण तंत्र देखते हैं। परिसंचरण तंत्र में ध्यान दीजिएगा। देखिए परिसंचरण तंत्र समझिए। अब परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका भी थोड़ा सा हम ब्रीफली समझा दें आपको, क्या है, कैसे काम करता है। तो तंत्र में बहुत सारे चीज होंगे। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से क्या आते हैं बताइए? परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से क्या आएंगे? देखिए इसमें आएगा आपका पहला रुधिर, रुधिर आएगा, हृदय आएगा और रुधिर वाहिकाएं आएंगी। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र जो है उसको आज पढ़ना है। पहले मैं इसका एक ट्रेलर दिखा दूं। हमारे बॉडी में सबसे पहले तो ये कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने हैं, कितने परसेंट है? 78। ऑक्सीजन कितने हैं? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 0.03%। ठीक है, ऑर्गन कितने हैं? 0.93%। ठीक है, 4 गैसें याद रखिएगा क्रमानुसार। पहला नाइट्रोजन 78.08%, जिसको 78% आप कहते हैं। ऑक्सीजन 20.95% यानी 21% इसको आप कहते हैं रफली। और आर्गन बोलते हैं 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो वायुमंडल में जो फैली गैसेस हैं इसको हमारा बॉडी क्या करता है? लेता है। अब मैं एकदम कहानी सुना रहा हूँ, बस 2 मिनट का, ये इसी का मतलब ट्रेलर सुना रहा हूँ, सॉरी कहानी नहीं, ट्रेलर सुना रहा हूँ। तो हमारे बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड है, फैला हुआ है, ब्लड का जाल है। और अगर हम यूँ बोले उस ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दोनों है। ठीक है, ब्लड में ही है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ब्लड में ही है। कभी कभी देखिएगा कि CO2 और O2 इन दोनों में O2 का वहन करती है ब्लड, लेकिन कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड को खींच लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को भी खींचती है कौन? ब्लड। उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। तो ब्लड के तहत आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब देखिए ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। और ब्लड को अगर देखें हम, अगर परिसंचरण तंत्र को अगर हम देखें, अगर परिसंचरण तंत्र की बात करें हम, तो उसमें जो आता है ब्लड, ब्लड मुख्यतः 2 चीज़ों से बना होता है। किससे किससे? ब्लड जो है, एक तो होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं। ठीक, प्लाज्मा होता है 55% और बाकी रुधिर कोशिकाएं मान लीजिए 45%, है ना। रुधिर कोशिकाओं में 3 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा एक गाढ़ा तरल द्रव्य पदार्थ होता है और रुधिर कोशिकाओं में 3 होती हैं। कौन कौन? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इन सभी का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में पहुंचता है। हम खाए, पेट में गया तो ब्लड यहाँ कैसे आया? हमारा हाथ कितना स्ट्रांग है, नहीं बोलते खाओ पियो थोड़ा स्ट्रांग बनो। आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपको बन जाने हैं मान लीजिए SP, तो SP को चोर के पीछे भागना होगा ना। अब कहेंगे SP को गोली नहीं चलाना है, बिल्कुल चलाना है। कहाँ है आप? SP को गोली चलाने होते हैं, DSP को गोली चलाने होते हैं, सारे काम है। डिफेंस मतलब समझ रहे हैं ना। UPSC क्रैक करके जब SP बनते हैं आप, यानी IPS, और इधर आप PSC क्रैक करके जब आप बनते हैं तो क्या बनते हैं? DSP। तो काम क्या है? भागदौड़ वाला। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको भागदौड़ में मजबूती के लिए क्या चाहिए? ताकत, एनर्जी, ऊर्जा। कौन देता है? ब्लड। कैसे देगा? मैंने कल बताया था। भोजन लिए, छोटी हाथ पचाया, छोटी हाथ को अवशोषण हुआ, ब्लड को दिया, ब्लड सब जगह फटाफट फेंक के पहुंचा दिया। ठीक, तो ब्लड का काम यही है। WBC का काम, RBC का काम ये हुआ। मैं शॉर्टली एकदम समझा रहा हूं। RBC का काम ये हुआ। WBC का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में कभी बॉडी बीमार हो जाए, हमारे बॉडी में जो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र हैं जो हमको
जीवाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, वो मजबूत बना रखता है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी को मतलब एक तरह से क्या बोले प्रोटेक्ट देते हैं। और WBC को तो क्या बोलते हैं हम, शरीर का सिपाही बोलते हैं, क्योंकि वो लड़ के बाकी चीज़ों को हटाता है। हमारे बॉडी में जैसे मान लिया हम बीमार हो गए और WBC कमज़ोर है तो फिर और बीमार होंगे आप, जल्दी ठीक नहीं होंगे। WBC सब ठीक ठाक है। या प्लेटलेट्स भी जो हमारे शरीर में है प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखता है। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके अलावा एक और चीज़ आता है हार्ट, हृदय का काम क्या होता है, ब्लड का पंपिंग करना, ब्लड का पंपिंग करना। ये हार्ट ही है कि जिसके दम पे आप जिंदा हैं, हार्ट ही है कि जिसके दम पे आप जिंदा हैं। हार्ट में जैसे हार्ट के क्या, हमारे हार्ट के 4 पार्ट हैं। अब उस चारों पार्ट में क्या करता है, 2 तरह के ब्लड घूमते रहते हैं, एक तो शुद्ध रक्त, एक अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अशुद्ध रक्त। ये घूमते रहते हैं, फेफड़ा को भेजेगा, फेफड़ा शुद्ध करेगा बॉडी में, फिर उसका प्रोसेस में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में यही हम आपको पढ़ना है कि पूरा हृदय का सिस्टम हो गया, पूरा ब्लड कोशिकाएं हो गई तीनों, और प्लाज्मा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, यही है। और ब्लड हमारे मानव शरीर के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही हमारे शरीर में सब जगह ऑक्सीजन की परिपूर्ति करता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वायु है। ओके, अब चलिए इसी को डिटेल में पढ़ लेना है और क्या करना है। बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, यूरिया आदि के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो डिफिनेशन, खरखराहट आ रही है, 1 सेकेंड, अभी मेरे हाथ से लग गया था, सॉरी। हो सकता है कि हाथ से लगने की वजह से खरखराहट आ रही हो। एक बार देख लीजिए तो खरखराहट अब तो नहीं आनी चाहिए। एक बार देख लीजिए तो खरखराहट अब तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो मेरे हाथ से सॉरी लग गया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डिफिनेशन आपको एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं, बस बता देता हूँ। मानव शरीर में रुधिर यानी ब्लड तथा, हाँ एक चीज छूट गया था, लसिका हमारे घावों को भरने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं लिम्फ, ठीक है ना। और ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रुधिर वाहिकाओं, उनको दुरुस्त रखते हैं। रुधिर वाहिकाएं को दुरुस्त रखने का काम कौन करता है, रुधिर वाहिका। मतलब आपको जैसे यहाँ कोचिंग में आना है, संस्थान में यहाँ पढ़ने आना है, तो आपको लाने का काम कौन करता है, गाड़ी। पानी से आते हैं, हाँ तो पैदल मतलब 11 नंबर की गाड़ी से आते हैं ना आप, 11 नंबर गाड़ी नहीं समझते हैं, एक पाँव इधर एक पाँव इधर और आप ऊपर खड़े हैं तो 11 नंबर नहीं होगा, तो 11 नंबर की गाड़ी से आप आए हैं। तो लसिका उसी तरह होता है, लसिका भी एक तरल पदार्थ है जो कि बहुत जरूरी होता है आपके परिसंचरण तंत्र में। लिम्फ द्वारा पचे हुए भोजन, रुधिर और लसिका द्वारा पचे भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ तथा हार्मोन्स आदि संबंधित अंगों और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण सदैव एक दिशा में होता है, उल्टे पुल्टे दिशा में मत बहाइएगा, एक ही दिशा में होगा। इस परिसंचरण का कार्य हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट का पूरा फंक्शन भी दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। रुधिर परिसंचरण के अंतर्गत आते हैं रुधिर, हृदय एवं रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, आवाज ठीक आ रहा है ना, अच्छा बस का वो दे रहे हैं साइन, ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी एग्जाम्स में। अब तो ये सब चीज़ नॉर्मल हो गए, पहले बहुत पूछे जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। परिसंचरण तंत्र को 2 पार्ट में बांटा गया है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब दोनों चीजें समझिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है और बंद किस में होता है, ठीक है। बताइए तो खुला किसको बोलेंगे, ओपन। क्या मानव का ओपन होगा या बंद होगा, बताएं, मानव का ओपन होगा बंद होगा, खुला होगा। वाह क्या बात है। चलिए देखिए, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र समझ लीजिए। इसमें हृदय द्वारा रक्त को, हार्ट जो है रक्त को ब्लड वेसल्स में पंप करता है। जो रिक्त स्थान यानी कुछ कोटरा है जहां खुलेगा, ठीक है, कोटरा है वो खुलेगा। एक कोटरा वस्तुतः बॉडी कैविटी यानी देह गुहा होती है। शरीर के विभिन्न अंग रक्त से सीधे संपर्क में रहते हैं। शरीर के विभिन्न अंग रक्त से सीधे संपर्क में रहते हैं। क्या हमारा बॉडी भी रहता है सीधे संपर्क में, रक्त से? हाँ
रहता है? अच्छा, ऐसा है। अब बताता हूं मैं, नीचे टेंशन मत लीजिए। आर्थ्रोपोडा जिसको बोलते हैं संधिपाद, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं मैंने ऊपर ही बताया है, तिलचट्टा, मकड़ी, बिच्छू, मच्छर आदि। ये किस में आएंगे? खुला परिसंचरण तंत्र, बंद में नहीं आएंगे। मोलास्का, मोलास्का में आते हैं सीप, घोंघा जिसको बोलते हैं स्नेल, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब तिलचट्टा, मकड़ी, बिच्छू, मच्छर, ये सारे जो हैं इनमें, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, इनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद वाला देख लीजिए, बंद वाला होगा मानव में, ठीक है, मानव। और इसमें हृदय से, बंद में देखिए, इसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं के जाल में होता है। हमारे ब्लड वेसल्स के जाल हैं बने हुए पूरे बॉडी में, एकदम देखिएगा जाली 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 लगा हुआ है, एक से दूसरा ऐसे निकलते रहता है। शरीर के अंग रक्त के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, अभी आपने बताया था कि होते हैं, इसलिए तो मैंने बोला रुकिए भी आप। शरीर के अंग रक्त के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। एनेलिडा मतलब केचुआ, इसमें कौन कौन आता है? देखिए, केचुआ आएगा जिसको बोलते हैं अर्थवर्म, जोंक, लीचेस, कशेरुकी, मानव आदि में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह तंत्र मुख्यतः रुधिर और लसिका से बना होता है। रुधिर और लसिका ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए ब्लड यानी रक्त, रक्त को देखिएगा, एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कार्य क्या है? सभी आवश्यक पदार्थ जैसे जो भी पोषक तत्व हैं जो हम लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कोशिकाओं यानी सेल तक पहुंचाना, और मेटाबॉलिज्म यानी उपचयी क्रिया के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं में वापस भेजता है। यह है ब्लड। ब्लड के और भी काम है, अभी फिलहाल मैंने सिंपली ये बता दिया आपको, क्या कि जो भी पोषक तत्व हैं और ऑक्सीजन उनको सेल तक पहुंचाता है। और हमारे बॉडी में दुनिया भर के सेल हैं, सेल के बेस पे ही तो हमारे अंग का निर्माण होता है ना। सेल नहीं रहेगा तो हो जाएगा? जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वही सेल ही है ना। चलिए, तो शुक्र मनाइए रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने सेल का खोज किया था 1665 में। शुक्र मनाइए उस व्यक्ति का, तभी तो हम लोग पता चल पाया कि सेल क्या होता है, कैसे होता है। ऑक्सीजन को, चलिए तो हो गया यहाँ तक। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे जैसे CO2, उसको कोशिका में वापस भेज देता है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखा देता हूँ मैं, पहले ये समझ लीजिए। रुधिर का रंग लाल उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी या रक्त अल्पता। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता या खून की कमी होती है। महिलाओं में आमतौर पर जब मासिक धर्म होता है उनका, तो वैसे टाइम में देखा गया है आमतौर पर महिलाओं में कभी कभी देखा जाता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को या महिला को एनीमिया हो गया हो, रक्त अल्पता हो या रक्त क्षीणता, उसी को बोलते हैं ना खून की कमी, तो उनको सबसे पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए पालक, क्योंकि पालक सर्वोत्तम स्रोत है लौह तत्वों का। ठीक है, पालक, सेव और मड़ुआ, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मड़ुआ खाएं आप लोग? मड़ुआ, गांव के लोग तो बहुत अच्छे समझते हो कि मड़ुआ होता क्या है। मड़ुआ की रोटी बनती है। मड़ुआ बहुत मतलब एक तरह से क्या होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं और बहुत ही मतलब बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत पाचन उससे दुरुस्त रहता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ, हाँ मोटे अनाजों में आता है। जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि मकई का रोटी जो खाते हैं, समझिएगा, मकई की रोटी, मकई मोटा अनाज है, उससे क्या है, मकई का रोटी। अब मकई में क्या होता है, मकई खाए तो क्या मिला आपको? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। मकई से सबसे कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्या बोल रहे हैं? मकई की रोटी सबसे खून नहीं चूसती है मकई की रोटी में। सुनिए क्या होता है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं आप सभी, जो भी कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, बाकी लोग तो समझ रहे होंगे। अब कहाँ मिलता है सर मड़ुआ? ठीक है, नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अब तो मार्केट वाली अलग बात है। मकई जो होता है उसी से बनता है, उसी मकई से बनता है आपका कॉर्नफ्लेक्स, उसी से मिला जुला कर बनाते हैं लोग, और वही आप मार्केट में जाके बड़े शौक से खरीदते हैं। मकई का जो रोटी हमेशा खाया होगा, मतलब बहुत लंबे टाइम से, उसका ये जो फंक्शन है ना, बहुत सारे तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और आजकल हम लोग क्या खाते हैं, अटर पटर चीज़ें, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं। नाम तो बहुत होता है कि हमने ये खाया है इस होटल में, लेकिन सबसे वो खराब चीज़ आपके बॉडी के लिए आप नहीं समझ पाते हैं। बस वही है जीभ का स्वाद,
है ना, अलग बात है। चलिए, तो अगर जैसे किसी को रक्त की कमी हो गई है, रक्त अल्पता हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो उनको क्या खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा लौह तत्व जो पाया जाता है मैंने बताया था पालक में, सेव में और मड़ुआ। तो अगर मड़ुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, पालक सेव तो है, पालक का नियमित उपयोग करना चाहिए। लौह तत्वों की कमी से, ये तो लिखा हुआ है, मानव स्वस्थ मानव में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 5.5 लीटर। आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं में 1 लीटर के लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। ठीक है। क्या 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 बोल रहे हैं? ये कह रहा है इतना फ्रूट पीती है तो अब ऐसा नहीं बोलना। पीएच मान देखिए इसका कितना होगा, 7.3 से 7.4। फिर से खरखराहट आने लगेगी, ध्यान दीजिए। पीएच मान क्या होगा? 7.3 से 7.4। क्षारीय होता है ये, क्या होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय होगा और पानी से ये भारी होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर पानी से हल्का होगा तो ब्लड पानी में डूबेगा? हल्का होगा तो ऊपर रहेगा, भारी होगा तो डूब जाएगा। ये पानी से भारी होता है, मतलब पानी में ये अंदर चला जाएगा ब्लड। अब देखिए ब्लड के दिखाए गए हैं, ये है वेसल्स, यही है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ बहुत सारे चीज़ फेंके गए हैं। अब एक एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये है आपका प्लाज्मा। अभी मैं पूरा डिटेल में उधर दिखाऊंगा, पहले फोटो समझ लीजिए। ये प्लाज्मा 55%। अगर मान लीजिए ये रक्त का एक मैंने जार लिया है, एक रक्त का मैंने जार छोटा सा लिया है, इस जार में मैंने रक्त को डाला तो इसमें 55% प्लाज्मा दिखेगा आपको और 45% रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल में सारे आएंगे। रेड ब्लड सेल नहीं, मतलब जो रक्त कोशिकाएं हैं वो तीनों मिला के 45% होगा, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगे, तीनों मिला के। जैसे काटने के बाद जैसे ब्लड बाहर कैसे बाहर भी निकलता है ब्लड, उसमें मैंने एक बार देखा था। फिर से काटिएगा, मैं बता दूंगा। रेड और व्हाइट दोनों मिक्स आ रहे थे। चट्टा तो नहीं था, नहीं सर, रात में वो द्रव होते हैं, द्रव होते हैं उसमें कुछ कुछ। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये जो लाल लाल दिख रहा है, इधर ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए। लाल लाल जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? ये लाल वाला रेड ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल ये देखिए ये वाला है। अब इसी में बहुत सारे होते हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल होता है ना, इसमें होता है। जैसे फिर एक और बचता है आपका प्लेटलेट्स। ये देखिए छोटा छोटा गुलाबी कलर का प्लेटलेट्स है ना, तो ये है आपका रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों देख लिया आपने। अब आइए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में है आपका 3 चीज। सबसे पहले तो 2 चीज, ये तो ब्लड में 2 चीजें मुख्य रूप से, पहला है प्लाज्मा यानी प्रद्रव्य और दूसरा है रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा यानी प्रद्रव्य, प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रद्रव्य। प्लाज्मा इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ, कहीं यही तो नहीं था, ऐसा ही दिख रहा था क्या? तो वो प्लाज्मा होगा। और रुधिर कोशिकाओं 45%, ये रुधिर कोशिकाएं 45% होंगी। इस प्लाज्मा के 55% में 90 से 92% जल होता है और लगभग 8% प्रोटीन पदार्थ। अगर ये 90% जल होगा तो यहाँ 10%, और अगर ये 92 होगा तो 8%। लेकिन आमतौर पे 90 से 92% जल होता है और 8% प्रोटीन पदार्थ। प्रोटीन पदार्थ में 2 पार्ट किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक वाले बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बनिक वाले तो चलिए खैर उतना नहीं, लेकिन कार्बनिक वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला प्रोटीन, इसमें भी 3 पार्ट हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है पचे भोज्य, तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ। प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन का काम क्या है ये बताइए? रक्त का थक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, अब सबका काम समझाते हैं, सबका काम अलग अलग है। एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि, ये है प्रोटीन। पचे भोज्य पदार्थ जो हम पचाए हैं, जो हमारा बॉडी पचाया है, उसमें क्या है? ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो अम्ल, वशीय अम्ल और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को नहीं पच रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कोलेस्ट्रॉल। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं, देखिए ये मतलब ऐसा मत मानिएगा, हम तो किसी को देख नहीं रहे यहाँ से, बाकी लाइव वाले को नहीं दिख रहे, बाकी आप लोग तो नॉर्मल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं पहले से ही, तो कोशिश करिए कि जो तैलीय पदार्थ है, वसीय पदार्थ है, जो जिसमें वसा होता है, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, मतलब तेल से छना गरा जो भी छाने हुए जो भी पदार्थ है जो आप बाहर खाते हैं, कोशिश कीजिए कि 99% खाए ही नहीं, जीवन से हटा दीजिए उनको।
तब आप सेफ रहिएगा। मोटापा सभी बीमारियों की जड़ माना जाता है। और दूसरा चीज़ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको मतलब अगर आपके बॉडी को स्वस्थ रखना है खुद को आपको, तो 2 काम करिए सबसे ज़्यादा। और एक्सरसाइज तो बात की चीज़ है, अब कहिएगा योगा एक्सरसाइज खान पान वो तो अलग चीज़ है, अपने से बता रहा हूँ जो एकदम सिंपल आप कर सकते हैं। पहला काम, जल का सेवन सबसे ज़्यादा करिए, पानी का सेवन खूब कीजिए। खूब का मतलब ऐसा बाल्टी लेकर नहीं बैठे रहना है, मतलब ज़्यादा कीजिए। और दूसरा, अपने बॉडी का साफ सफाई अच्छे से करिए, फिर आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। बाकी चीज़ तो करिए, बहुत सारा चीज़ है। अब आते हैं यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ। हम उत्सर्जन क्या करते हैं, तो यूरिया का करते हैं, अमोनिया अल्प मात्रा में, यूरिक अम्ल अल्प मात्रा में करते हैं ना इन सब चीज़ का। तो ये है आपके कार्बनिक पदार्थ। किसके मैं बता रहा हूँ, ये प्लाज्मा के। अकार्बनिक पदार्थ में कौन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा सोडा है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, धावन सोडा ही है। एक तरफ आप बोल रहे हैं धावन सोडा, जो निकल गया खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। चलिए, कैल्शियम मैग्नीशियम आदि ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ओके, अब आएंगे हम रुधिर कोशिकाएं जो 45% है उसको देखिए। अच्छा, फाइब्रिनोजन है यहाँ पे, फाइब्रिनोजन ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिख दिया है। इसके कारण रक्त का थक्का या अश्कंदन जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग होता है रुधिर प्लाज्मा से। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर निकाल दें तो जो बचे हुए भाग होंगे वो सीरम कहलाते हैं। अभी मैं इसका चर्चा भी पहले भी किया था, यहाँ भी है कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, इससे तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो बनता है। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, तथा अब शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किसका यूज करेंगे हम, ग्लोबुलिन प्रोटीन का। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का उपयोग कहाँ करेंगे, एल्बुमिन होगा एक्चुअली, एल्बुमिन परासरणी संतुलन के लिए करेंगे। ओके, रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। अब आरबीसी के ये 3 पार्ट हैं, सॉरी ये रुधिर कणिकाएं होगा यहाँ पे, ब्लड कर ये होगा, ये आरबीसी नहीं होगा, आरबीसी यहाँ गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा रुधिर कणिका केवल, है ना। और यहाँ रुधिर कणिका के 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, आरबीसी जिसको बोलते हैं। इसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, यानी रक्ताणु बोलते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और थर्ड है प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं पट्टिकानु याद रखिएगा, और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तीनों नाम याद रखना है आपको, कौन कौन सा। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका ल्यूकोसाइट, ठीक है, और पट्टिकानु को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। चलिए अब आते हैं हम डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी के पार्ट देखिए किए गए हैं यहाँ पे। तो डब्ल्यूबीसी के पार्ट होंगे 2। पहला होगा कणिकानु जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, और उसी में ए लगा दीजिए, यानी अकनक कोशिका होगा, और ये कणिकानु होगा, ये अकन कोशिका होगा। एक होगा कणिकानु जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और अग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं उसको अकन कोशिका को। संख्या भी आपको देखा जाए तो दिखा देता हूं मैं कितना कितना होगा। ग्रेन्युलोसाइट में होगा आपका, देखिए मुख्य रूप से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल और लेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत मदद करता है। स्नोफिल ये आपका मतलब ये सर्दी खांसी जो बात होता है ना, सर्दी खांसी वाला, इसी से पता चलता है। कभी आप ब्लड जांच कराइएगा ना तो सब कुछ लिखा रहता है उसमें, देखे हैं पर्ची में जो आपको मिलता है, ये सारे चीज़ आते हैं उसमें। ये होता है न्यूट्रोफिल्स आपका 60 से 65%, और स्नोफिल होता है 2 से 3, और बेसोफिल होता है, ये बेसोफिल एक्चुअली 0.5 से 1%। अब आते हैं अकर्ण कोशिका में। अकर्ण कोशिका के 2 पार्ट, ये तो था ग्रेन्युलोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट, पहला है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 से 25%। कितना होता है, 20 से 25%। लिम्फोसाइट के एक्चुअली होते हैं 2 रूप मुख्य रूप से, लेकिन एक और तीसरा ही बोला जाता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा
दो, ये जो लिम्फोसाइट के दो जो मेन पार्ट हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कभी देखिएगा अगर व्यक्ति को एड्स हो गया है तो एड्स क्या करता है, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर जोर करता है, और प्रतिरक्षा प्रणाली बोले तो WBC, और इस WBC में किस पर जोर करेगा, तो टी लिम्फोसाइट पर प्रहार करता है। और आप में, आपके बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, कभी आपको बॉडी में घाव हो गया तो घाव जल्दी भरेगा ही नहीं। कभी बॉडी में मान लीजिए घाव तो जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि घाव भरने का काम जल्दी जल्दी कौन करेगा, यही सब करते हैं। तो एड्स दिवस कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इतना तो याद है आपको। रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रक्ताणु भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये आपको याद रखने हैं। ये अन्य सभी कोशिकाओं में संख्या से अधिक होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। यानी 1 घन मिलीमीटर रक्त में, हाँ 1 घन मिलीलीटर रक्त में कितना होगा, 50 से 55 लाख RBC होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, वेरी गुड। RBC का संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि RBC इतना है, तो इसका एक उपकरण है जिसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर। ओके, चलिए, मानव में रक्त 5 से, ये तो बता दिया, 5.5 लीटर होता है। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि लौह युक्त जटिल प्रोटीन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मान लीजिए 100 मिलीलीटर रक्त निकाले आप बॉडी से, तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 से 16 ग्राम होगा। और अगर यही महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में कितना होगा, 12 से 16, थोड़ा कम होगा, उनमें मेरे ख्याल से 13-14 तक होगा, 10 से 14, 9 से 14 मान लीजिए, है ना। तो इतना होगा। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये नहीं रहेंगे तो श्वसन का प्रोसेस बहुत दिक्कत हो जाएगा। ओके, 13-14, ठीक है, आप बोल रहे हैं। हीमोग्लोबिन प्लस O2, ऑक्सीजन को मिला दीजिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और इसी हीमोग्लोबिन में अगर O2 मिलाए हैं तो वो जो आप बोलेंगे कौन सा, ये शुद्ध रक्त बोला जाएगा उसको। इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बराबर क्या बोल सकते हैं आप, शुद्ध रक्त बोल सकते हैं। चलिए, 11 से 14 जिनका भी आ रहा है, बहुत अच्छा, राहुल देव, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो 2 तरह से होगा। पहला तो वयस्क अवस्था में, ठीक, वयस्क अवस्था में होगा लाल अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, और भ्रूणीय अवस्था में होगा इम्ब्रो मतलब कंडीशन में जो होगा वो होगा स्प्लीन यानी प्लीहा में और लीवर में, प्लीहा और लीवर में। चलिए, RBC के निर्माण में सहायक कौन से हैं, क्या RBC का निर्माण करते हैं, क्या बनाते हैं, तो देखिए पहला तो है आयरन, लोहा, लौह तत्व, दूसरा प्रोटीन, फिर विटामिन B6, विटामिन B12। देखिएगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको आमतौर पे फॉलिक एसिड और B6 और B12 और प्रोटीन वाली, आयरन वाली गोलियां दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, पहले तो चेकअप होता है उनका कि आपके बॉडी में कितना ब्लड है। ब्लड के हिसाब से देखा जाता है कि अगर ब्लड बिल्कुल ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, मत दो, और नहीं अगर थोड़ा दिक्कत लगता है तो ये दे दिया जाता है। क्योंकि जब उनका ऑपरेशन होता है बच्चे को निकालने टाइम, तो ये रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग तो होता ही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिन महिलाओं में रक्त की कमी होती है या थोड़ा रक्त जल्दी नहीं बनता हो, या फिर कहने का मतलब कि रक्त पर्याप्त मात्रा में ऑपरेशन के टाइम नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में ऑपरेशन जब होता है तो उनको रक्त ऊपर से चढ़ाना भी पड़ता है। जीवन काल होगा 120 दिन, औसत आयु कितनी होगी इसकी, लगभग 120 दिन। विनाश स्प्लीन में होगा, इसलिए इसको RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। ठीक है, RBC का कब्रगाह किसको बोलते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा या तिल्ली एक ही बात है, स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तितली नहीं पढ़ लेना, तितली नहीं है वो, हाँ तिल्ली, तितली नहीं है। RBC का आकार छोटा होगा, चपटा होगा, अभी आपको दिखाए हैं, और उभयावतल होगा, एकदम गोला नहीं था, धसा हुआ उठा हुआ ऐसे था ना, अंडाकार नहीं है वो, गोल है, अंडाकार मत बोलिए। RBC में केंद्रक यानी सेंटर नहीं होते, ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक होते हैं, ये याद रखिएगा। ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक होंगे, लेकिन हमारे ब्लड में केंद्रक RBC में नहीं होंगे। कॉकरोच का रक्त सफ़ेद होता है, ये भी याद रखिएगा, कॉकरोच। अच्छा, मच्छर का रक्त कैसा होगा, मच्छर का, मच्छी का, मक्खी का, मक्खी,
ये ईश्वर, अरे मक्खी कभी नहीं मारे हैं? नहीं मारे हैं? बचपन में हम लोग स्कूल में पकड़ लेते थे मक्खी को, जब काटता था पकड़ लेते थे, कभी कभी मार भी देते थे, तो हाथ में लाल हो जाता था रंग। ये कहाँ से लग गया? तो याद है कि मच्छी मारे थे। टीचर लगाए घूमते थे। हाँ, सबका रंग लाल होगा, कॉकरोच का व्हाइट होता है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये पूछा गया था कि किस जीव के रक्त सफेद होते हैं? मच्छर का तो लाल होगा। देखिए उनको, तो मच्छर का क्यों कर रहे हैं? मच्छर मार के देख लीजिए ना। मक्खी वगैरह सब अगर ये खाए ना, सब टाइप का वैसा ही देगा। लॉजिक लगा दे रहे सही आप। बगैर खाए रहे ये कॉकरोच, चलिए कॉकरोच सर क्या होता है पता नहीं। क्या होता है? अरे कई जगह देखे कूड़ा करकट या डब्बे डुब्बे में नीचे मिलेंगे आपको कॉकरोच, ऐसे ही चलते रहते हैं। अब कल पकड़ के लाना होगा, आप पकड़ के ला के दिखा दीजिएगा उनको। देखिए श्वेत रुधिर कोशिकाएं, WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं या अवर्णी कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? अवर्णी कोशिका किसे कहा जाता है? तो अवर्णी कोशिका WBC को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इनका रंग सफेद होता है। हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं इसमें, क्यों होगा? जीवन काल 2 से 4 दिन इसका होता है, 2 से लगभग 4 दिन आमतौर पे। यही मोनोसाइट या केंद्राणु, देखिए मोनोसाइट या केंद्राणु क्या है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है? मोनोसाइट या केंद्राणु। लिम्फोसाइट सेल जो है, लिम्फोसाइट कोशिका सबसे छोटा श्वेत रक्त कण है। ठीक है, WBC की संख्या 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त, यानी 1 मिलीमीटर रक्त में जो है वो WBC की संख्या कितनी होगी? 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। WBC का आकार कोई निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा। WBC हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके बॉडी में सर्दी खांसी बुखार या कई तरह के कुछ हो गए, तो उससे कौन बचाएगा? WBC। जिसका WBC स्ट्रांग होगा उसको जल्दी मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और रोग प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाए रखता है। इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा अच्छे से, ओके। एक सेकेंड, टाइम नहीं हुआ, अभी रुक जाइए। क्यों टाइम किए हैं? अगली क्लास की टेंशन है? क्यों? अच्छा 3:15 बजे है ना, छोड़ देता हूँ, 10 मिनट रुक जाइए। बहाने मत करिए, चुपचाप बैठिए। इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं। किसको? WBC को। WBC का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, लसिका गांठ, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में। WBC के 2 प्रकार हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यही डिटेल वहाँ पे मैंने दिया था शॉर्ट रूप में। पहला ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, कणिकाणु या अकर्ण कोशिका, वहाँ पे सही लिखा था, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है मिस प्रिंटिंग से। यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइनट लिखा है, साइट होगा ना, हटा दीजिएगा, है ना। ये न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल और बेसोफिल, ये तीनों को समझा देता हूँ फटाफट। ये कितना होगा? 60 से 65%, यानी सर्वाधिक यही होगा। इसका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स का, इसको बोलते हैं भक्षण कोशिका। क्यों? जो शरीर में प्रवेश होने वाले बाह्य जीवों को बोलता है कि तुम बाहर जाओ, यहां तुम्हारा जरूरत नहीं है, भागो, भगा देता है मार के। ये न्यूट्रोफिल्स का काम है। भक्षण कोशिका इसी के लिए बोलते हैं। भक्षण मतलब किसी का खा जाना, भक्षण मतलब ये होता है। स्नोफिल संक्रमण से बचाती है तथा एंटी एलर्जी होती है। कई लोगों को देखिएगा खांसी से, ये जैसे बगल में कोई सर्दी वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, जुकाम हुआ है और तुरंत पकड़ लेता है उसको, दैट मीन्स थोड़ा सा उसका स्नोफिल गड़बड़ है। कई लोगों को देखिएगा हमेशा खांसी रहेगा, स्नोफिल में गड़बड़ है। ये 2 से 3% होता है। और 0.5 से 1% बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? यह हिपैरिन, हिस्टामिन, सिस्टोरिन आदि का स्रावन करती है। और हिपैरिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जमने नहीं देता है, मतलब ब्लड में जो है रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, ये करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं, इसका पार्ट क्या था?
ये अकर्ण कोशिका, अकर्ण कोशिका के दो पार्ट मैंने बताए थे। पहला मोनोसाइट जिसको भक्षण कोशिका, ये भी भक्षण कोशिका है ना, ये भी बाहर से आने वाले खराब पदार्थों को मारता है। लिम्फोसाइट, ये इंपॉर्टेंट 20 से 25% लिम्फोसाइट होता है। और देखिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दोनों शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। एड्स होने पर टी लिम्फोसाइट बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। ब्लड में अगर WBC की संख्या अधिक हो गई तो ल्यूकेमिया होगा। ब्लड में अगर WBC की संख्या ज्यादा हो गई तो ल्यूकेमिया, जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। सुना है ना आपने? कम लोगों को होता है, बहुत ज्यादा लोगों को तो ये नहीं होता है ब्लड कैंसर, बहुत ज्यादा ये वो प्रभावी नहीं है। ब्लड में अगर WBC की संख्या कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया रोग होगा। क्या होगा? ल्यूकोपीनिया रोग होगा। बाकी छोड़ देते हैं, बाकी यहीं छोड़ दें, कल की क्लास में करेंगे। कहानी एक बच गया, कहानी सुन लीजिए। दो कहाँ हुए तो ज्वालामुखी वाला बात था ना, अब इनका दो कहानी मैंने वादा किया था, वादा ना टूटे। वाह क्या बात कह रहे हैं, कहानी तो चलनी चाहिए। सुन लीजिए कहानी, कहानी सुनाता हूँ, फटाफट सुन लीजिए, है ना। दो कहानी मैंने वादा किए थे, सुन लीजिए। बाकी कल के क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद आगे क्लास देखेंगे, है ना। चलिए कहानी सुनिए। एक बार की बात है, जो पहले के राजा होते थे वो क्या होते थे? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत आते थे। और अभी के जो राजा हैं वो किस में आते हैं? आमतौर पे गणतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में आते हैं। तो बात बहुत पुरानी है, एक लंबे टाइम पहले की बात है। दो राजा थे, एक बहुत स्ट्रांग राजा था और एक बहुत कमज़ोर राजा था। तो जो स्ट्रांग राजा था वो अपने जो उसका जो विदेश मंत्रालय था उसके थ्रू जो मैसेज करवाते थे, मैसेंजर जिसको बोलिए, संदेशवाहक को भेजा कहाँ? छोटे राज्य में, जहाँ पे छोटा राजा रहता था, मतलब जो बहुत कमज़ोर राजा था, कि हम इस पे 4 दिन बाद आक्रमण करेंगे, बोलना रेडी रहना। पहले के राजाओं में एक खासियत होता था कि एकदम जम के सामने से वार करते थे, मतलब बोल के, ऐसा नहीं कि घर में घुस के युद्ध कर लिए, बोल के कि तुम यहाँ ना पानीपत में आ जाना भाई, 21 अप्रैल 1526 को आ जाना। तो आ गए दोनों सेनाएं एकदम वो। और लड़ाई के टाइम एक बार बच जाता था भूपू, उसके बाद कोई किसी को नहीं मारेगा, भले गर्दन पे तलवार क्यों न लटकी हो। ये पहले के लड़ाइयों में थोड़ा सा रहता था, ठीक है। तो कमज़ोर राजा था, उसको क्या है सूचना, वो सेनापति को बुलाता है। तो सेनापति आता है, जो कमज़ोर राजा था उसका सेनापति आता है। सेनापति कहता है, सेनापति से राजा कहता है कि देखो भाई, संदेशवाहक आया है और ऐसा सा बात कह रहा है कि जो स्ट्रांग राजा है, मजबूत जो राजा है, वो हम पे आक्रमण करेगा। हमारी सेनाएं भी छोटी हैं और हमारा ताकत भी कम है, वो तो मार डालेगा। 4 दिन बाद आक्रमण होने हैं। तो सेनापति बेचारा था बड़ा चालाक, बहुत चालाक था। जो संदेशवाहक आया था वो संदेश दिया और चला गया, उसकी खातिरदारी होती थी। संदेशवाहक की कोई गलती नहीं होती थी, कुछ नहीं करता था, लोग आता था बहुत, उसको इत्मीनान से बैठाया जाता था और अच्छे से। तो वो संदेशवाहक तो चला गया, लेकिन सेनापति था बड़ा चतुर, छोटे जो कमज़ोर राजा था उसका सेनापति बहुत चतुर था। तो वो कहता है कि राजा साहब, ऐसे भी तो मरना ही है, मरता क्या न करता। आप जान रहे हैं कि 4 दिन बाद जब आक्रमण होगा तो हमारे सारे सैनिक आप बंदी बना लिए जाओगे या मार दिए जाओगे, हमको भी बंदी बना के मार दिया जाएगा, या तो फिर वहाँ का गुलामी करना पड़ेगा, यही होगा ना, लगभग जान जानी तय है। तो सेनापति से राजा पूछता है कि सर क्या मतलब सेनापति महोदय बताइए क्या किया जाए। तो सेनापति अकल का बड़ा तेज था, उसने बोला कि ऐसा करते हैं कि आज ही रात में आक्रमण कर देते हैं हम लोग। तो राजा बोलता है कि उससे क्या हो जाएगा। तो सेनापति का जवाब सुनिएगा, अच्छा जवाब है कि चूंकि जो मजबूत राजा है वो 4 दिन बाद तैयार होगा, तैयारी के साथ आएगा युद्ध में। कोई भी कितना भी मजबूत राजा हो, बिना तैयारी के युद्ध करने नहीं जाता है, और वो पूरी तैयारी 4 दिन के अंदर करेगा। अगर हम आज आक्रमण करते हैं तो हो सकता है 20% चांस ऐसा बनता है कि हम जीत जाएं, 80% चांस बनता है कि फिर भी कि हम हो सकता है कि हार जाएं, लेकिन 20% चांस बनता है। और 4 दिन बाद अगर वो सेनाएं आक्रमण करती है जो मजबूत राजा है, तो 100% है कि हम सभी मारे जाएंगे। तो क्यों हम चांस ले लेते हैं आज ही। सारी सेनाओं को लेके वो कहाँ चला गया युद्ध करने। जो छोटे सैनिक थे, जो राजा मतलब जो राजा जो कमज़ोर थे, वो आक्रमण का योजना बनाते हैं। अब सेनापति चूंकि नेतृत्व करता है, किसी भी युद्ध का नेतृत्व कौन करता है?
सेनापति करता है। तो सेनापति जैसे ही सेनाएं जा रही थी, तो अब भाई गांव है, बगल में आसपास जगह है, तो एक बांस की बनी हुई थी लंबी सी पुलिया बनी हुई थी काफ़ी दूर, मतलब मान के चलिए कि आधा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और वहाँ एक नदी पड़ती थी काफ़ी। तो उस नदी से जैसे ही सैनिक उस पार हुई, सेनापति ने उस पुले में आग लगा दिया, और आग लगाया, पुल तो जल के गिर गया नीचे। अब आप वापस कैसे आएंगे? तो वापस आने का कोई चांस सैनिकों के पास नहीं बचा। तो सैनिक हड़बड़ा के पूछे कि सेनापति महोदय आपने ये क्या किया? तो सेनापति का जो जवाब था बड़ा अच्छा था, उसने बोला कि अब तो आपके पास केवल एक ही चॉइस है, मरो या मार दो। सेनाएं अति उत्साह में भर गई कि अब तुमको जिंदगी बचाने हैं, क्योंकि भाग तो सकते नहीं है पीछे, लौट तो सकते नहीं है कहीं किसी तरह से, और अब तो इनके राज्य में आ चुके हैं। नदी इस पार ये राजा था और नदी उस पार वो राजा था, तो इस राज्य में आ गए। अब वो फिर हो जाता है अटैक, और उस अटैक में जो स्ट्रांग राजा था वो हार जाता है और ये जीत जाते हैं। तो इस कहानी के कहने का आशय यही है कि दुनिया का कोई, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया नहीं, भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप तैयारी थोड़ा, आपका तैयारी अगर अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आपका मतलब माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को हैंडल करने में माहिर हैं, तो फिर आप जीत सकते हैं। कल एक कहानी और सुनाऊंगा बहुत अच्छा, इसी से संदर्भित, इसी पर आधारित है ना। होली का हाँ शुभकामना। अभी 2 दिन अभी क्लास है, तो होली आज अभी कैसे है? आज लास्ट है? क्यों परसों से बंद है? किसने कहा? 800 किलोमीटर। अरे नहीं, अभी 2 दिन क्लास है, टेंशन मत लीजिए, 2 दिन क्लास है तो उसके बाद बंद होगा, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, आपको उसी सेनापति के जैसा मतलब अपने अंदर गुण लाना चाहिए कि कैसे जीतना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने हैं। तो इसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए फटाफट, हालांकि तो टाइम तो हो गया, लेकिन पूछिए। जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो तब वही काम कीजिए जिस काम में आप लगे हैं, और उसको पूरे जी जान से करिए, फिर आपका काम होना 100% तय है। जीत जाएंगे आप, पक्का जीतेंगे। आप सभी को धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए जल्दी से। कौन सा फ़ोन है ये, पूरा काला काला आ रहा है? रजनी, बहुत ही अगर आप कहानी से बहुत इंस्पायर होते हैं तो पढ़ने में पूरा ध्यान लगाइए, है ना। बाकी कुछ नहीं है, बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए अपनी अपनी सारी लोग। और थैंक यू सभी को। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। इसी के आगे हम लोग चलेंगे, ब्लड में जहाँ छोड़े हैं प्लेटलेट्स, याद रखिएगा प्लेटलेट्स के आगे हमको चलना था, है ना। बाकी कुछ नहीं, बाकी पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी को।